नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग आज क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आज बहुत ही अच्छा पवित्र दिन है और अभी जनवरी महीना खत्म हो रहा है, तो हम लोगों ने 2 साल से ये कंटिन्यू जो संभाषण चलाया है, 2 साल 1 महीना खत्म होने वाला है, मतलब ये 25वां महीना खत्म होने वाला है। हमारा संभाषण सक्सेसफुली चल रहा है। मैं यहाँ पर 1-2 लोगों को होस्ट बना देता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ यहाँ पर। 1 मिनट में यहाँ पे को होस्ट बना दिया हूँ। अगर मेरा कोई प्रॉब्लम से नेटवर्क चला जाए तो आप लोग सेशन को चलाते रहिएगा। हाँ, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आपके सब पेशेंट ठीक है? आप कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं यहाँ पर, जो लोग पेशेंट आना चाहते हैं। हाँ सर, बताइए सर। सर पेशेंट से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा पूछना था सर। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा मुझे एक्चुअली क्या सर, ये NABHK में जो रजिस्ट्रेशन होता है ना सर जी, उसका क्या प्रोसेस है और क्या वो करवाना चाहिए क्लिनिक अपना रजिस्ट्रेशन? सर प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड करिए। तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन में जो आपका हॉस्पिटल का वो चेक करेंगे ना? नहीं डेफिनेटली सर चेक करेंगे, लेकिन ये क्या मतलब इसमें जो ना चार्जेस काफी हाई है सर। प्रशांत भट्ट सर का हॉस्पिटल रन करता है सागर में, वो डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी आपसे पूछना चाहते हैं। डॉक्टर भट्ट साहब। सर ये कराना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि ये 2 तरीके से होता है। एक तो आपका रजिस्ट्रेशन आपके जहाँ जैसे हम लोग का भोपाल में होता है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, और जी एक सर। होता है CHO ऑफिस में, ठीक है ना। CHO जी सर, जी सर। आपका क्लिनिक का या आपका हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन होता है और उसका एक नंबर मिलता है जी आपके सर। लिए, जो करीबन 5 साल के लिए वैलिड रहता है। 5 साल बाद उसको आपको रिन्यू कराना पड़ता है। और अब आपका जो हॉस्पिटल है वो किस टाइप का है, कितने बेड हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, डे केयर है क्या, वो सब उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए पड़ती है। यदि आप बेड यूज करते हैं वहां पे, यदि आपको मतलब आपका 10 बेड का हॉस्पिटल है, तो फिर वो एक नया नियम है, वो नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत आपको वहां का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फायर ब्रिगेड का एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और यदि आप डे केयर चलाते हैं जैसे हम लोग का है, हम लोग का ऐसा कुछ बहुत मल्टी स्पेशलिस्ट बना के नहीं रखे हैं हम, क्योंकि उसमें बहुत लोचे हैं और बहुत पैसा देना पड़ता है। हम उसको अपन ऐसे बना के रखो कि भाई हमारा चिकित्सालय है, पेशेंट आता है अपना पूरा पंचकर्म कराता है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे रुकता है, अपना चला जाता है। तो उसमें, और दूसरा उसमें पॉल्यूशन और इसका भी है कि यदि आप इंजेक्टेबल यूज करते हैं या एलोपैथी यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से करीबन 1700 रुपए के आसपास हम लोग पे करते हैं यहाँ पे। सर इसके लिए मैं वो ये अलग पूछना रहता है। चाहता था सर। सर
सर इसमें 2 तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं सर। एक तो जो ना क्लिनिक के लिए, आयुर्वेदिक क्लिनिक के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, और एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपको जी इन्फॉर्मेशन इसकी कुछ है सर, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन है, इसके गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से सर 20,000 रुपए इसकी गवर्नमेंट की जो अप्रूवल रेट है वो क्लिनिक के लिए 20,000 रुपए है। और हॉस्पिटल के लिए जो आप नर्सिंग होम के लिए बता रहे हो ना सर, वो तो सर काफी ज्यादा है सर। उसकी जो फीस है, वो जो गवर्नमेंट की फीस है जी वो जी अलग टाइप की है सर, 5 लाख रुपए के आसपास है। जी तो कुल मिलाकर के सर, अगर हम आयुर्वेदिक अगर अपनी क्लिनिक को, वेल फिटनेस हमारी क्लिनिक है, तो उसको अगर अपन रजिस्टर्ड जी करवाते हैं तो क्या ये सही जी रहेगा? बस इतना बता दें सर, हाँ थोड़ा सा बिल्कुल आपकी मदद कराना चाहिए है, थी। वो कंपलसरी है, उसको तो आपको करानी ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना आप कैसे चला नहीं सकते ना उसको आप फिर। जी जी तो सर। इसके लिए इसमें सर ट्रीटमेंट आपको आयुष्मान उसमें कार्ड होगा वगैरह वैलिड होते हैं ना सर? हाँ यार, ये क्वेश्चन हमें एक दो दिन पहले भी किसी ने पूछा था। ये आयुष्मान कार्ड वैलिड होने का इंफॉर्मेशन मुझे भी नहीं है, मैं पता कर रहा हूँ उसके बारे में। सर मुझे 100% तो आयुष्मान स्टार हेल्थ कार्ड। सब मेरी। नहीं सर, इसमें हाँ तो वो आयुष्मान अभी कार्ड जोड़ दिया और आपने, नहीं पता? हाँ, अच्छा क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने अभी ये नया रूल्स लागू किया था कि जितने भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं, जो अगर आयुष्मान कार्ड अच्छा के अंदर आते हैं, हाँ, तो सर वो उसके लिए एप्लीकेबल है। ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है सर, मुझे पक्का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको, आप हॉस्पिटल रन करवा रहे हैं सर, मैं आप आपसे बोल रहे हो इन्फॉर्मेशन चाह रहा हूँ। ना, ये बात जी सही है, ये अभी मुझे कुछ दिन पहले भी एक किसी ने बताया था, तो मैं उसमें पता जी कर सर। रहा हूँ उसके बारे में। जी क्योंकि अभी तक क्या था कि जो मतलब आयुष्मान कार्ड थे, या फिर जो भी मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो होती थी ना, वो पहले जी आयुर्वेद को नहीं प्रमोट करती थी। वो है ना, जी वो जी 24 जी घंटे आप एडमिट रहो, और उसके बाद हम जी आपका बिलिंग जो भी होगी, उसके बाद हम आपको, चाहे वो स्टार हेल्थ का प्लान हो, चाहे नेशनल का हो, जी जो भी हो। लेकिन अभी जी मतलब मुझे स्टार वाला ज्यादा है हमारे यहाँ पे एमपी में, सागर में। जी सर। जी जी तो सर। जी मुझे मेरी मेरी उनसे बात हुई थी एक बार, तो उनने कुछ तो जी भी एक उसमें करीबन 20,000 रुपये का इलाज का उन्होंने बना के दिया है अभी, कि बिल्कुल यदि बिल्कुल सर, आप। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सर इसमें क्या होता है कि सर मिनिमम जो अमाउंट है 20,000 होता है सर, जी 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 है ना सर? और सर अगर जी आप नर्सिंग होम चला रहे हो, हॉस्पिटल चला रहे हो, और ऐसे चाहे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चला रहे हो या एलोपैथिक हॉस्पिटल चला रहे हो सर, जी जो सर मैं जी आपको प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ सर, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें लगभग लगभग 5 लाख रुपए का, इसमें ऐसे हम बता रहे थे कि पांच जी लाख रुपए का खर्चा है 1 साल का। जी जी अब जो भी हो सर, मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा हाँ है। कुछ कुछ थोड़ा सा मतलब जो भी है, तो सर मुझे बस कंफर्म करना था, जी क्योंकि जी। आप हॉस्पिटल रन कर रहे हो, और इसमें क्लिनिक के लिए और हॉस्पिटल के लिए दो अलग अलग स्टैंडर्डाइजेशन है, अलग दो अलग चीज क्राइटेरिया है। ना, दो चीजें समझो। आप जी सर। हॉस्पिटल चला रहे हो कि आप क्लिनिकल लेवल पे काम कर रहे हो, पहले तो ये हाँ, कंफ्यूजन दूर करो अपना, है ना। नहीं डेफिनेटली सर, हॉस्पिटल का क्लिनिक जो के लिए बात। रिक्वायरमेंट, जी सुनो ना, हॉस्पिटल का जो रिक्वायरमेंट है ना, वो तो फिर वही वाला है, बहुत कॉस्टली वाला है वो। नर्सिंग पर, नर्सिंग आपका नर्सिंग होम एक्ट के तहत परमिशन सीएचएमओ ऑफिस से करानी है, पॉल्यूशन का वो पूरा कराना है आपको, और फायर ब्रिगेड का सब कराना, बहुत लंबा काम है उसमें, ठीक है ना। पर यदि आप डेफिनेटली। क्लिनिकल लेवल पे चलाते हो, कि 10 जी बजे सर। बैठते हैं और शाम को उठ जाते हैं, और अपना जी पंच सर। कम करते हैं डे के टाइप का, तो जी उसमें सर। कराने का आवश्यकता नहीं है फिर आपके लिए। उसमें सीएचएमओ को कराओ आप, आपका हम्म। स्टेट का ये। और आपका जो पॉल्यूशन, अब चूंकि आयुर्वेद में तो हमें लगता है कोई पॉल्यूशन होना नहीं है ना, आप नहीं सर, काढ़े हमारा बनाते हो। मोटिव, सर एक्चुअली क्या हमारा मोटिव ये है कि हम ये NABHK में हमारा रजिस्ट्रेशन कैसे हो, बस। और जो हाँ आयुष्मान कार्ड है वो वैलिड वैलिड हमारे पास कैसे हो। एक्चुअली क्या है सर, जो हमारे पास में स्टार के या प्राइवेट किसी भी कंपनी के, लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी के कोई भी कार्ड आते हैं वो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के जो आयुष्मान कार्ड है वो कैसे वैलिड हो। तो जो गवर्नमेंट का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग सर, अननेसरी मत लेना प्लीज, मैं थोड़ा सा ज्यादा मतलब सुनो ना, आप मुझे प्राइवेट, ज्यादा जानकारी नहीं है। सुनो ना, ऐसे मत करो उसमें पीपन, और आप बात करेंगे कल सुबह, ठीक है, इस बारे में। जी सर। जी ठीक है सर, थैंक यू सर, कल बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं यहाँ पर। डॉक्टर पूनम ठाकुर मैम कुछ बोलना चाहती हैं? प्रणाम सर। आप और सर प्रणाम एक मैम। पेशेंट है, इनको ज्वाइन करवाना है। करवाइए करवाइए, और क्या नाम है मुझे बताइए। हाँ कॉन्टैक्ट। ओके सर, ओके सर। ठीक है।
ठीक है, और किसी को कुछ? डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, आपके वो तेल का क्या कुछ रिव्यू दिया क्या उन्होंने? वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी बिजी हैं। डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आप ठीक हो गई 100%? प्रणाम सर सभी लोगों को। जी सर। कितना % हैं आप अभी बीमार और कितना % ठीक हो गई? सर मतलब 90% तो ठीक हो गई, 10% रह गया अभी, लेकिन भूख नहीं लग रही, वीकनेस आ रही है। तो आप भूख बढ़ाने के लिए क्या ले रही हैं? सर अभी तो आरोग्यवर्धिनी और दाड़ीमास्टिक ले रही हूँ। ठीक है, लीजिए। आप कुछ पित्त शामक दवाई नहीं ली बाद में? पित्त शामक ले रही हूँ सर, रक्त पाचक ले रही हूँ, प्रवाल पंचामृत ले रही हूँ, और हाँ। उसके लिए पंचामृत परपटी ले रही हूँ, सूत शेखर रस स्वर्ण वाला चल रहा है। और रक्त पाचक कहाँ से मिला आपको वहां पर? आपका वाला है सर। अच्छा, ठीक है। आप और पित्त शामक जैसे कि चंद्रकला आपको, रस भी चल रहा है सर। हाँ, और आप पैरों में पायल भी पहना करिए चांदी का, हीट कम हो जाएगा। आपका पित्त प्रकृति है ना? जी सर, वो सर शूज पहनती हूँ ना तो उसमें चुभती हूँ, इसलिए विंटर्स में नहीं पहनती। और आप ये गुलकंद भी खाइए तो और जल्दी फायदा होगा। गुलकंद या आंवला का मुरब्बा। चाय जी हो सर, रहा है। गुलकंद है मेरे पास, लेकिन वही सर बीच में को वो कफ भी हो रहा था ना, इस चक्कर में मैंने नहीं खाया, अब स्टार्ट करूंगी। 1 महीना बस निकालिए, फिर उसके बाद तो वसंत ऋतु आएगा। वसंत ऋतु में एक बार वमन करा लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जी सर। ठीक है, थैंक यू मैम, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छी डॉक्टर है आप। ओके सर, सब आपका आशीर्वाद है सर। नवीन सर के बारे में कुछ पता चला सर, कोई इन्फॉर्मेशन? अभी वो बहुत ज्यादा सीरियस हैं। मैं असली में सुबह का सेशन शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन अभी वो सर को मैं मतलब कैसे सीरियस है अभी। जी सर, तो कोई अपडेट नहीं अभी मिल पा रहा ऑपरेशन कैसा हुआ सर? उनका ऑपरेशन सक्सेस है? सर कहीं जा रहे थे ड्यूटी पे, सर बहुत मेहनती हैं, तो सर कहीं ड्यूटी पे जा रहे थे, पहाड़ी से पैर फिसल गया, तो उनका L1 जो है वो वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो गया, तो वहां पे इम्प्लांट बैठाया। लेकिन दूसरे वर्टिब्राज में सर को बहुत ज्यादा पेन है, तो सर उठ भी नहीं पा रहे हैं। बस इतना इन्फॉर्मेशन है, बाकी मुझे और जानकारी नहीं दिया गया, और सर का मोबाइल बंद है, मैम ने बताया बस मुझे इतना बस। तो जिस दिन सर अच्छे हो जाएंगे, बोलने लायक हो जाएंगे, वहां यहाँ पर आ जाएंगे सर। सर, तो जल्दी से अच्छे हो जाए सर। अभी वो सर के बिना मॉर्निंग सेशन करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सर वो श्लोक पढ़ते हैं ना, तो इतना मजा आता है। तो अभी थोड़ा दिन रुक जाइए, सर ठीक होके आएंगे ना, पूरा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, और किसी को कुछ बताना है और तो चीज बताइए। पूछनी थी सर। जी सर एक 10-12 ईयर की लड़की है, तो उसके वो लॉकिंग नीज होते हैं ना सर, तो वो है, तो वो करेक्ट हो सकते हैं सर? लॉकिंग नीज में मतलब क्या हो जाता है, अटक सर जाते हैं जैसे पूरे? हम लोग खड़े होते हैं ना तो हमारे घुटने मिलते नहीं है, उन लोगों के हाँ, घुटने आपस में मिल जाते हैं, तो वो चलने में उनको दिक्कत होती है, वो टकराते हैं आपस में। अच्छा, इसको तो हम बस्ती वगैरह दे सकते हैं। सर अभ्यंग से होगा, लेकिन चंदन जो वाला लगा दे। एनोमली है वो कैसे ठीक होगा? सर उन्हें एम्स में दिखाया था, मतलब जैसे उन्होंने क्वेरी की थी, एम्स में दिखाया था, तो वो डॉक्टर ने कहा, मतलब मेडिसिन कुछ दी है, और फिर कहा कि 18 ईयर्स तक हम ऐसे ही देखेंगे, अगर नहीं कुछ हो पाए तो फिर तब ट्रीट करेंगे। मैम जन्म से प्रॉब्लम क्या अभी अभी हुई है बच्ची को? मैम बाय बर्थ ही है। ओके। और उसका मैम हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है, तो मुझे लगता था उसमें मतलब कुछ है, भले उसको कैल्शियम सप्लीमेंट भी काफी दिए गए हैं, लेकिन हेयर फॉल काफी हो रहा है उसको, बच्चे को। तो अस्थि धातु की मतलब मुझे लग रहा है विकृति तो है ही। मैम उन्होंने प्रणाम मैम, एलोपैथी वालों ने डायग्नोज कोई बनाया होगा, कुछ लिखा होगा, या कुछ क्या कह रहे हैं वो? मैम वही है, लॉकिंग नी ही बोला है। नहीं मतलब एक हमारी जो मेडिकल टर्म में कौन सा कोई डिजीज या कोई उन्होंने कोई सिंड्रोम या कुछ तो बताया नहीं होगा? मैम, वो सिंड्रोम नहीं है एक्चुअली, ये बाय बर्थ ही होता है। इनफैक्ट आर्मी में भी ये देखा जाता है कि मतलब जिनके खड़े होते समय नीज आपस में मिलते ना हो, उन्हीं लोगों को लिया जाता है, क्योंकि वो अगर वो आपस में मिलते हैं ना तो रन नहीं कर सकता बंदा।
ये तो फिर मतलब कोई डेवलपमेंटल कोई बोन डिफॉर्मिटी या कुछ है मतलब एनॉमली को हम कैसे ठीक करेंगे, मुझे वो नहीं समझ आ रहा। अगर जन्मजात कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे ठीक होगा? उनकी कोई फैमिली में कोई हिस्ट्री कोई पीछे कोई मैम आपने ली? फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है मैम, बस वही बच्चे को है। उसके और एक भाई है तो वो ठीक है। मतलब कोई फोर फादर्स बैक साइड पे कोई मतलब आगे ग्रैंड ग्रैंड कुछ ऐसा किसी नहीं, उन्होंने जस्ट, मेरे को इतना नहीं पता, उन्होंने जस्ट क्वेरी की थी कि ये ठीक हो सकता है कि आयुर्वेद में इसके लिए कुछ है क्या। ओके ठीक ठीक है मैम। मेरे हिसाब से हम स्नेहन शोधन कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक होगा मुझे नहीं लगता है। चीज है जो क्योंकि सर मैं सोचती थी anomaly अभी है। तो बोन सॉफ्ट होती है ना बच्चे की, तो स्नेहन स्वेदन से मे बी कि कुछ रिजल्ट मिले या अस्थि मज्जा पाचक। बराबर, लेकिन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता। हाँ सर, गारंटी तो खैर, गारंटी तो वो कोई भी नहीं दे सकता। वो उन्होंने भी यही बोला है कि हम 18 इयर्स तक देखेंगे, फिर नहीं होगा तो उसके बाद ट्रीट करेंगे, पता नहीं फिर क्या ट्रीट करेंगे। एम्स में उन्होंने दिखाया था। क्या क्या करेंगे, वो सर्जरी करके कट करेंगे? पता नहीं सर, उन्होंने बस यही कहा कि फिर देखेंगे। अब मतलब अभी तो वो 10-12 इयर्स की है, तो फिर हो सकता है गार्जियन ने भी फिर पूछा नहीं होगा। सर फॉलो अप रहता है सर, फिजियोथेरेपी फॉलो अप, इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो एनामली है, जन्मजात विकृति है, इसको हम क्या करें? ठीक है तो वही सर चंदन बाला लाक्षा दिया जो अभी आप सजेस्ट करेंगे वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज एलोपैथी और फिजियोथेरेपी हम फॉलो करें। मसल्स को ठीक कर सकते हैं, बोन्स को हम कैसे टेढ़ा मेढ़ा को सीधा करेंगे? जी ठीक है। और कोई वो पूनम मैम लाई है क्या कोई केस? जी सर, ज्वाइन कर लिया उन्होंने वंदना धीमान के नाम एक से। मिनट, शशि मैम आपको ही केस टेकिंग करना है। शशि मैम आप हैंड रेज की हैं। हाँ जी सर, मैं वो इसलिए उस केस में लॉकिंग नीज के केस में बोल रही थी। तो ऐसा होता है, लॉकिंग नीज कई बार बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो अपने आप ठीक होने लगता है। तो जैसे मैम ने कहा स्नेहन स्वेदन करने को, जो मेरा अपना लॉजिक है कि स्नेहन स्वेदन कराएं और योगा कराएं, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन चेंज होगा, तो हो सकता है चीजें ठीक हो जाएं। मतलब हम एक एफर्ट मार सकते हैं और ये बट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस लंबा चलेगा। जी सर। सर जब वो एडोलेसेंस आती है ना, जो हार्मोनल स्पर्श जब अग्नि बढ़ती है, उस वक्त कई बीमारियां बच्चों के समय की थोड़ी कम हो जाते हैं सिम्टम्स, तो वो वाला आ रहा है उनका, तो उसमें फिजियोथेरेपी थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं सर, जो भी आप सजेस्ट करें, बाकी नेचुरल कोर्स ही चलेगा। फिजियोथेरेपी से योगा बहुत बढ़िया काम करेगा अगर लॉन्ग टर्म में वापस इसको अच्छे से कराया जाएगा, और एक प्रॉपर गाइडेंस में, ये नहीं कि बोल दिया और बाबा रामदेव को टीवी पर देख कर रहे हैं तो उससे रिजल्ट नहीं आएगा। बट कंटिन्यूअसली ये किसी के सुपरविजन में सीखना और फिर करना, तो उसमें डेफिनेटली रिजल्ट आते हैं। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, ये केस टेकिंग करिए, चलिए सब लोग। जी सर, ओके केस सर। टेकिंग करिए। हाँ जी मैम, नमस्कार। और सुनिए एक बात बस, एक और जी सर। स्वाति मैम भी एक केस लाने वाली हैं, तो थोड़ा टाइम का देखिएगा कि केस जी सर, टेकिंग जी सर। जल्दी। ठीक है, ओके सर। करिए। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्कार मैम। क्या तकलीफ है? मैम मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, मतलब 10-12 साल, 12-13 ही रख लीजिए आप, इतने सालों से है। तो मैं खाली पेट वाली दवाई जो है वो रेगुलर खाती हूँ, पर फिर भी प्रॉब्लम बनी रहती है। अच्छा, अभी नहीं आप मुझे ये बताओ, ये तो रिपोर्ट वाली, आपको क्या क्या तकलीफ होती है और कितने सालों से और क्या क्या मतलब है, वो बताइए आप अपनी। तकलीफ मैम एसिडिटी हो जाती है, कई बार सर दर्द हो जाएगा, फिर पेट साफ नहीं होता है ढंग से, तो वो मतलब जैसे गैस्ट्रिक जो वो पीठ की तरफ भी चली जाती है गैस, फिर मतलब उसमें भी दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द होगा, और जैसे सुस्ती। तो एक बात बताइए मैम, ये जो आपको तकलीफ सारी चल रही है कितने सालों से है? ये मैम मेरी बेटी हुई थी 12 साल पहले, उसके 1 साल बाद स्टार्ट हुई थी। अच्छा, मेरी बेटी 12 साल की सिजेरियन। बेटी और 1 साल, 12 बेटी के होने से पहले आपको तकलीफ नहीं थी? मैम होती थी, पर उस टाइम जैसे पता नहीं लगता था, जैसे मैं अनमैरिड थी तो तब भी मुझे थोड़ा रहती थी प्रॉब्लम, पर उस टाइम मतलब ये जानते नहीं थे कि गैस्ट्रिक क्या होती है, और दवाई भी कोई नहीं लेते थे, तो चला रहता था काम ना, तो मतलब तकलीफ इतनी महसूस नहीं होती थी। नहीं, जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान को गैस्ट्रिक वेस्ट्रिक नहीं जानती मैं, सिंपल सी बात है कि अगर कब्ज हो रही है मतलब पेट नहीं साफ हो रहा है, तो वो तो बहुत आराम से पता चलता है ना कि पेट नहीं साफ हो रहा है।
नहीं मैम, उस टाइम नहीं था इतना प्रॉब्लम। पेट जो मेरा नहीं साफ हो रहा है वो जैसे मुझे ज्यादा लग रहा है कि 3-4 सालों से ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। चलिए, तो पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, और क्या क्या तकलीफ है? और पिंडलियों में दर्द है, और क्या कमर उमर भी दर्द करती है मैम? नहीं मैम, कमर तो नहीं दर्द करती, पर जैसे अभी आजकल मैंने पूनम मैम से लिया था ट्रीटमेंट ना, तो उन्होंने मतलब जैसे दिया था, तो मुझे 2-3 दिन से ना पेशाब में जलन हो गई है, और जैसे बिल्कुल ही सुस्ती सी, आंखों पे बाहर बाहर सा, और नींद जैसी हो रही है ज्यादा। कई बार जैसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस रात मुझे नींद भी नहीं आती है, और ऐसे जैसे पसीना पसीना सा आने लगता है, और जैसे ऊपर चढ़ती है जैसे गैस ना। ये तकलीफ कितने टाइम से है मैम? ये मैम बीच बीच में हो जाती है मुझे, जैसे सर्दियों में थोड़ी ज्यादा महसूस करती हूँ मैं ना, और गर्मियों में थोड़ा ठीक रहता है, जैसे बहुत ठीक तो नहीं रहता, पर जैसे मतलब जैसे दवाई तो मैं खाती हूँ, पर जिस दिन दवाई नहीं खाऊंगी उस दिन एसिडिटी, हार्टबर्न और जलन टाइप हो जाएगा मुझे। तो जो आप दवा खा रही हैं वो अंग्रेजी दवा खा रही हैं कि आयुर्वेद की दवा खा रही हैं मैम? हाँ जी मैम, पेंटॉप DSR लेती थी मैं, पर आजकल जैसे आजकल क्या काफी टाइम से पेंटॉप DSR जो वो जैसे असर ही नहीं करती है। इस टाइम मैं ओम्प्राजोल ले रही हूँ 20 mg वाली डोमपेराडोन के साथ। ओम्प्राजोल या पेंटॉप DSR लेते हुए कितना टाइम हो चुका है आपको? कितने साल हो चुके हैं? ये मैम शुरू से लेती हूँ मैं, 12 साल हो गए। 12 साल हो गए, तो आपको अभी पता ही है कि जो भी एंटासिड्स लिए जाते हैं लॉन्ग टर्म में आपके हार्ट को इफेक्ट करते हैं, है ना? हाँ जी मैम, और मैम मुझे ना घबराहट और जैसे मतलब जैसे एक डिप्रेशन टाइप और वैसे लगता है कभी कभी ना, जैसे गुस्सा आना, फिर जैसे हार्ट में घबराहट होती है, मतलब डर जैसा फील होना, उस तरह का लगता है मुझे ना। हाँ, वो आपकी आंखें जो है ना वो बता रही हैं। हाँ, और ठीक है। मैम हाँ जी, और जो जैसे मैम मेरी 2 बेटियां हैं, हाँ। तो 2 बेटियां मेरी सिजेरियन हुई हैं। एक मेरी अभी 4 साल की है, तो 4 साल पहले भी सिजेरियन से हुई है, और उससे 2 साल पहले मैम मेरा एक्टोपिक हुआ था, तो उसमें भी मतलब सर्जरी हुई थी। अच्छा, तो 2 हाँ, मतलब बेटियां सिजेरियन से, साथ में एक टॉपिक की सर्जरी हुई, तो मतलब एटलीस्ट मिनिमम 3 सर्जरी हुई है आपकी। हाँ जी, और मैम एक मेरा मतलब केस खराब हुआ था, वो 7वें महीने में जैसे नॉर्मल डिलीवरी 7 की महीने का तरह। बच्चा खराब हुआ था? हाँ जी, उसमें मुझे ब्लीडिंग होती थी मतलब बीच में ना, हाँ तो जी। 7 में फिर मतलब बीच में ब्लीडिंग होती रहती थी ना, उसमें थी प्रॉब्लम केस में, तो फिर बाद में वो जैसे हो गया था, उसका मिसकैरेज ही हो गया था। अच्छा, तो उसमें वो जो 7 महीने का बच्चा खराब हुआ होगा तो उसको तो नॉर्मल डिलीवरी करके निकाला गया होगा ना? नहीं मैम, वो मतलब उस टाइम मुझे ब्लीडिंग हो रही थी, मतलब ज्यादा होने लगी, फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो वो बोल रहे थे कि पानी कम हो गया, वो पानी चढ़ा रहे थे मुझे, और जैसे तीसरे चौथे दिन मुझे ऐसे ही डिलीवरी पेन होने लगा, और नॉर्मल डिलीवरी की तरह डिलीवरी हो गई। हाँ, वो वही मैं कह करवाई रही हूँ, थी। क्योंकि जब कोई बच्चा अंदर खराब हो जाता है ना, तब ऑपरेशन करके नहीं निकालते, तब उसको नॉर्मल डिलीवरी ही कराने की कोशिश की जाती है, नहीं सो मैं मैम, आपसे तो कह रही हूँ। वो मतलब बच्चा खराब नहीं था, बच्चा जब भी चेक करते थे बच्चा ठीक होता था, उसकी हार्ट बीट सब चीज ठीक होता था, पर अच्छा। मुझे ब्लीडिंग होती थी, शुरू से ही हो रही थी। लेकिन हम लोगों ने शुरू में भी बोला उनको कि अगर मतलब इस तरह ही है तो बच्चा कैसे ठीक रह सकता है, तो वो सब बोलते थे कि नहीं ठीक है, जब भी अल्ट्रासाउंड कराते थे तो बोलते थे कि नहीं नहीं नॉर्मल है, ठीक है। नहीं, ऐसा होता है मैम कि जब ब्लीडिंग होती रहती है ना, एक आध दो केसेस मैंने पर्सनली भी देखे हैं, कुछ लोग के केस में बच्चा बच भी जाता है, वो परमात्मा की दया होती नहीं है, उसमें मैम, अधिकतर। हाँ जी, नहीं तो उसमें भी डॉक्टर को यही था कि क्या पता 9 महीने जो है वो निकल जाए। और पर मैम मेरा ना, जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी तब मुझे जैसे डॉक्टर ने सिजेरियन जब कर रहे थे तो उन्होंने उस टाइम बोला था कि आपका सेप्टेड यूट्रस है। ओके। हाँ जी, तो उसमें मुझे मैम फिर तब मुझे आगे मतलब बच्चा कंसीव करने में भी और डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आई, पर ये जो प्रॉब्लम गैस्ट्रिक की है ये मैम चली हुई है कंटिन्यू साथ साथ में। ओके। इसके चलते मैम मैंने ना एंडोस्कोपी भी 4-5 बार कराई हुई है, तो मतलब जैसे एच पाइलोरी किट जो होती है वो डॉक्टर वो दे देते हैं, लेकिन उसमें इन्फेक्शन आता तो है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे माइनर से होता है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि आप खा ही लो, तो फिर अच्छा।
पर उसको खाने के बाद जैसे और प्रॉब्लम बढ़ जाती है और वो सूट भी नहीं करती है मुझे दवाई ना, जैसे पचा नहीं पाती हूँ मैं, बड़ी हार्ड लगती है मुझे ना। तो एक तरीके से मैं अगर समझूं तो 3 तो आपकी कम से कम मिनिमम सर्जरी हुई है, एक बच्चा खराब हुआ है, 4 चीजें हो गई हैं। 10-12 हाँ साल जी, से आप पेंटॉप डीएसआर इन सब सारी चीजों पर हो, हाँ और जी, अभी भी आपको जो तकलीफ है वो गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की है। उसके हाँ अलावा और क्या जी। तकलीफ है मैम आपको? और मैम जैसे अभी 3 सिजेरियन हुए हैं, तो ऐसे अगर मैं बोलूं कि मेरी पीठ पाठ में दर्द रहती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और नहीं। हेयर फॉल है मेरा, हम्म जैसे देखिए बाल बहुत पतले हैं मेरे, हम्म मतलब जैसे झड़ते हैं, बहुत हम्म पतले बाल हैं। हम्म हाँ जी, तो ऐसा होता है ना कि अगर यही प्रॉब्लम 10-12 है मैम। साल से मतलब कब्ज बनी हुई है, मान लो, और वो कब्ज रहेगी तो ये गैस और एसिडिटी उसके साथ आती है, पिंडलियों में दर्द उसके साथ आता है। अगर कब्ज है तो हेयर फॉल होगा, चिड़चिड़ापन होगा, हार्ट बीट वगैरह में भी प्रॉब्लम आएगी, साथ में जो दवा खा रहे हैं उसके सारे साइड इफेक्ट हैं। अब मैम वजह बता दो, ये कब्ज तो है, बट खाने पीने का क्या, वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो? मैम पहले तो मैं वेजिटेरियन ही थी, पर अभी 3-4 सालों से मैं नॉन वेज भी खा लेती हूँ। पर जैसे बहुत, जैसे क्यों? 15 दिन में एक बार। क्यों? ऐसे मैम जैसे शुरू किया, मतलब पहले नहीं खाते थे, पर बच्चे हाँ। जब हुए, बच्चों को खिलाने के इसलिए कि बच्चे भी खा लें, तो फिर साथ में। पर मैं जैसे मुझे लगता है कि नहीं खाना चाहिए, मुझे मतलब मन करता है मेरा कि मैं नहीं खाऊं पर खा लेती हूँ कभी-कभी, बहुत ज्यादा नहीं नहीं मतलब खाते। आपने नॉनवेज खाना इसलिए तो नहीं शुरू किया कि आपको लगता था कि नॉनवेज खाएंगे तो आप क्या ताकतवर हो जाएंगे? हाँ, ये भी बात है, बोलते नहीं हैं वो ना। इसीलिए क्योंकि आप वेजिटेरियन होने के बावजूद अगर नॉन वेजिटेरियन बने हैं तो उसके पीछे आपका कुछ थॉट प्रोसेस होगा, वो मैं आपसे पूछ रही थी। हाँ जी, और दूध मैम झोला जैसे दिया था वहां पर, दूध झोला दिया था। हाँ जी, और मैम अच्छा ये, जैसे हाँ। ये जैसे मतलब जो भी गैस्ट्रिक की दवाई है, मैंने बीच में बहुत बार छोड़ने की कोशिश की कि मैं छोड़ दूं, पर हम्म प्रॉब्लम मेरी बढ़ जाती है। फिर जैसे 2-3 दिन या 1 दिन नहीं खाऊंगी तो मुझे दूसरे दिन बहुत एसिडिटी टाइप और बहुत ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ही लेजी सा ना। नहीं और वो तो मैं बात आपकी पता है, तो ये जो दवा जब छोड़ने की कोशिश करें तो क्या किसी आयुर्वेद वाले को जाकर दिखाया कि मुझे अंग्रेजी दवा कितने दिनों से खा रहे हैं उसको छोड़कर मुझे आयुर्वेद की दवा खानी और अपने शरीर को ठीक करना है? नहीं मैम, ऐसा तो ना भी, मैं जो डॉक्टर पूनम है उन्हीं को दिखा रही हूँ। और जैसे नहीं बीच पूनम बीच मैम को में तो अभी कितने दिनों से दिखा रहे हो? मैम 1 मंथ हुआ अभी ना। हाँ तो 1 मंथ हुआ ना मैम, आपने 11-12 साल से मेडिसिन खाई हैं ना, नहीं और मैम, 1 मंथ। जैसे अभी ट्रीटमेंट इन्होंने चलाया था ना, तो उसमें मतलब ठीक ही चल रहा था, पर इन्होंने एक मुझे चूरन दिया था थोड़ा चेंज करके, तो उसके दूसरे तीसरे दिन मतलब जैसे खाते खाते मुझे ना बहुत ज्यादा यूरिन में जलन होने लग गई, और जैसे बिल्कुल ही नींद नींद सी आने लगी, दिन में भी ऐसा लगे कि बिल्कुल नींद से, और तब से ऐसा ही फील हो रहा है मुझे ना, और यूरिन में भी जलन हो रही है। एक बात बताओ, जब से मैम ने दिया है दवा खाने को तब से आप खाना क्या क्या खा रहे थे? खाना तो मैम मैं जो नॉर्मली खाते हैं वही दाल चावल रोटी सब्जी पराठा भी खा लेते हैं, फिर यही सब चीजें खाते हैं मैम। अच्छा एक बात बताइए, आप रात में कितने बजे सोते हैं मैम? मैम 11 बज जाते हैं। 11 बज जाते हैं सोते सोते? दिन में हाँ कितने, जी, सुबह कितने बजे उठते हैं? उठ जाती हूँ मैम 7 बजे। 7 बजे उठते हैं? तो ये हाँ ठंडियों जी, का है कि गर्मियों का भी है कि 11 बजे सोकर 7 बजे उठते हैं? यही है मैम, 7 बजे ही उठना, 7 नहीं, गर्मियों में तो थोड़ा आधा घंटा पहले भी उठ जाते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं आजकल यहाँ विंटर सेशन में, जैसे थोड़ा छुट्टियां हैं तो 7 बजे उठती हूँ, नहीं तो मतलब चलिए 6 बजे एक बार, उठ जाते हैं। 6-6:30 तक उठते होंगे, 11-12 बजे गर्मियों में भी सोते हैं कि गर्मियों में जल्दी सोते हैं? गर्मियों में मैम जैसे कि ऐसे तो 11 बजे तक सो जाते हैं, पर किसी किसी दिन होता है कि जैसे कहीं गए हैं या कुछ तो 12 भी बज जाते हैं कभी, इससे ज्यादा नहीं होता है कभी भी। कोई बात नहीं। हाँ दिन जी, में सोते हैं मैम? नहीं मैम, दिन में सोने का टाइम ही नहीं मिलता। नहीं नहीं नहीं, जब टाइम मिलता है तब सोते हैं? हाँ, कभी बीच बीच में, कभी जैसे जाके बहुत चलिए जब रेयर। टाइम मिलता है तो कितने सोते हैं? आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, कितने, 4 घंटे? मैम मुझे नींद आती है आधे घंटे, कुछ अचानक से आवाज होगी तो 15 मिनट में भी उठ जाऊंगी और ऐसे मतलब ऐसे मुझे नहीं मैम खटका लगा पहले तो 4 घंटे भी मार देंगे? नहीं 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 नहीं, आधे घंटे से ज्यादा नहीं, पर पहले मुझे जब मैं मैरिड थी और शुरू शुरू में, तब मेरी दिन की रूटीन पक्की थी कि मैं सोना ही सोना है।
तब मैं पक्का ओके। सोती थी। तो ये किस उम्र से, मतलब बचपन से ही आदत थी, शादी से पहले तक आप दिन में सोते थे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, पक्का सोती थी। चलिए, अच्छा एक बात बताइए मैम, दिन भर में कितनी चाय लेते हो, कितनी बार चाय मैम पीते हो? कभी 1 बार, कभी 2 बार, खाली पेट नहीं पीती हूँ, खाली पेट में ग्रीन टी लेती हूँ। जब से ये मतलब जैसे प्रॉब्लम मुझे गैस्ट्रिक की है, तब से मैं मतलब खाली पेट तो कभी नहीं पीती हूँ दूध वाली चाय। अच्छा, तो जब दूध वाली चाय पीते हैं तो उसके साथ बिस्किट नमकीन वगैरह भी खाते हैं? नहीं मैम, शाम के टाइम जब लेती हूँ तब तो जैसे आधा कप सा ही लेती हूँ मैं, पर साथ में कुछ कभी नहीं लेती हूँ। और जैसे सुबह अगर लूंगी तो जैसे नाश्ते के बाद लेती हूँ या साथ में। तो नाश्ते के बाद में या नाश्ते के साथ में लेते हैं? नाश्ते में अधिकतर सब्जी रोटी वगैरह जैसी चीजें होती हैं? हाँ जी मैम, जैसे कभी पराठा भी होता है, मैं बता हाँ, रही थी, मतलब कभी सब्जी रोटी जैसी चीजें, मतलब जिसमें नमक होता है, उस नमक के हाँ साथ आप जी, हाँ अपनी जी, चाय लेते हो, ये हाँ कहने का जी, मेरा मतलब है। ठीक हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी, चलिए। यस। तो सुबह नाश्ता कितने बजे करते हैं मैम? नाश्ता मैम सुबह नाश्ता 10 कितने बजे करते हैं आप? 10 10 बजे 10 करते हैं। बजे। हाँ जी और खाना कितने बजे खाते हैं आप? मैम, आपका सिग्नल कट हो रहा है शायद ना, बिल्कुल ही कट हो गया हाँ क्या? जी, हाँ जी मैम, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ जी, अब आ रही है हाँ मैम। जी मैम, वीडियो हेलो। ऑफ कर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैं पूछिए पूछ रही मैम। हूँ कि दिन में आप खाना कितने बजे, लंच कितने बजे करते हैं? मैम 2:30-3 बजे, 2:30 बजे। यार 2:30 बजे। और रात में खाना कितने बजे खाते हैं? रात का मैम 9 बजे, 8:30-9 बजे। अच्छा, तो मैम एक बात बताओ, ये जब सुबह दोपहर शाम को आप 3 टाइम खाना खाते हो, तो उस टाइम आपको अच्छे से भूख लगी होती, बस लगी होती है? नहीं मैम, भूख नहीं लगती मुझे, कम लगती है जैसे। हेलो। हाँ जी मैम, कहाँ गया मेरा? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी मैम, भूख मुझे कम लगती है, कई बार तो लगती ही भूख, नहीं है अच्छा, जैसे। सुबह वाली जब नाश्ता, नहीं तो जब नाश्ता आप सुबह करते हो तो उस टाइम भूख लगी होती है? नहीं मैम, किसी दिन होती है, किसी दिन तो बिल्कुल ही नहीं होती है। तो वो बिल्कुल नहीं भूख रहती तो भी खा लेते हो? हाँ जी, जब होती है भूख तो ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होती है कि बहुत ही ज्यादा होगी। और जैसे दिन में मैं मतलब 3 टाइम बिल्कुल ही भरा खाना नहीं लेती हूँ। जैसे सुबह हल्का लिए तो दोपहर को मैं थोड़ा जैसे अच्छे से खा लूंगी दाल चावल वगैरह। और अगर सुबह मैंने भारी कर लिया तो दिन में कुछ हल्का खा लूंगी। नहीं, वो तो अलग बात है, मैं ये बात नहीं पूछ रही हूँ कि आप कैसा खाते हो, मैं ये पूछ रही हूँ कि जितने टाइम आप खाते हैं, क्या उतने टाइम आपको भूख लगी होती है? नहीं मैम, नहीं लगी होती है। हाँ, तो जब भूख नहीं लगी, हम भूख के बगैर खा रहे हैं, मतलब अंदर आग नहीं जली, हमने खाना डाल दिया तो पचेगा कैसे? चलिए, हाँ जी, एक बात बताइए, गुस्सा कितना आता है मैम? बहुत बहुत। मेरी बेटी वो पीछे से आपके बोल टीथ रही बता है। रहे थे, इसीलिए मैंने आपसे पूछ रही हूँ। तो जब गुस्सा आता है तो दांत से दांत भी सटते हैं क्या आपके? मैम, रात को ना कभी नींद में बड़बड़ा जाती हूँ मैं। और ये जो दांत कटकटाने की आदत है ना, ये मैं जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मुझे थी। जैसे दांत रात को सोए सोए कट 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 करती थी मैं थोड़ी ना। और ऐसे नींद में तो मतलब जिस दिन बहुत ज्यादा वो गैस्ट्रिक जब नई होता नई शादी हुई तो टेंशन भी साथ में शुरू हो गया था क्या? नहीं नहीं, मैम, वो पहले गैस्ट्रिक क्यों होती थी, टेंशन ना, पहले से ही हाँ थी जी, वो। हाँ जी। वो पहले से ही थी मुझे नहीं, ना। पहले से दांत क्यों कटकटाते थे, क्या हुआ, गुस्सा ज्यादा आता था या पेट साफ नहीं होता था? मैम जैसे घबराहट, मुझे डर जैसा फील होता था। नहीं, तो क्यों डर जैसे फील होता था, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या वजह थी, किस वजह से, किस चीज से डरते थे ज्यादा? पढ़ाई लिखाई से ज्यादा डरते थे कि टीचर की डांट लगेगी, किस वजह से नहीं डरते नहीं थे? नहीं हम्म। नहीं मैम, पढ़ाई हम्म। लिखाई तो ठीक ही थी। ये मैम जब मैं मतलब जैसे कॉलेज में थी तो उस हम्म। टाइम मेरी दादी दादी एक्सपायर हुई थी, तो उन्होंने मेरी आंखों के सामने ही दम तोड़ा था। तो हम्म। मुझे उस रात ना बहुत ज्यादा, जैसे पहले तो मैं ठीक रही, पर सुबह के टाइम जैसे मुझे मतलब घबराहट से उल्टियां स्टार्ट हो गई थी। हम्म। फिर डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने नींद वगैरह के इंजेक्शन वगैरह दिए। तो फिर मतलब ऐसे रही थी मैं मतलब अपने मामा जी के घर में रही थी 10-15 दिन ना। तो हम्म। वो मन में मेरे डर बैठ गया था एक, जैसे कि बगल में जैसे किसी की डेथ हो जाती थी तो मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मुझे घबराहट होती थी। तो तो ये ये सिलसिला क्या अभी भी है कि किसी की डेथ हो जाती है तो अभी भी आप बहुत परेशान में आ जाते हैं?
नहीं मैम अब कम हो गया है, क्योंकि मैंने जब मेरी मम्मी एक्सपायर की थी आज से 6-7 साल पहले, तो ये चीज बहुत खत्म हो गई है अब। अच्छा, मतलब अब डर नहीं लगता है, क्योंकि बेचैनी और घबराहट अभी भी आपको रहता है, अभी भी आपको बात बात में दिल बैठता हाँ है? जी, हाँ जी। पर मैम अभी मुझे समझ आ गया है कि वो किस वजह से रहता है, क्योंकि जिस दिन मुझे लगता है कि मुझे घबराहट हो रही है या मतलब एक जैसे सोच आ गई दिमाग में या उसी सोच में जा रही हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो मैं गैस्ट्रिक का ट्रीटमेंट लेती हूँ कुछ, तो फिर उससे मुझे ठीक लगता है। अच्छा, जैसे आपने अपना वीडियो एलोपैथी। ऑफ किया है क्या मैम? हाँ जी, आपका वीडियो दिख नहीं रहा है हमें। गुनो ऑन करना, क्योंकि कनेक्शन नहीं आ रहा ढंग से। अच्छा, हाँ नेटवर्क का इश्यू था। नहीं, थोड़ा सा उससे रहता है ना कि फेस रीडिंग करने में थोड़ी सी आसानी होती है। जैसे आपके दांत से ही मुझे पता चला कि आपको ये तकलीफ है दांत कट आने की, वो दूर से ही समझ में आ रहा है, तो उसी वजह से। चलिए बताइए, और गुस्सा जल्दी आता है कि गुस्सा टाइम लेता है आने में? कभी कभी तो शांति होती है, पर गुस्सा आ जाता है मुझे जल्दी। गुस्सा आ जाता है, और हर बात को सोचते भी बहुत ज्यादा हो? हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत बुरी आदत है मेरी। हाँ, वो आपकी आंखें बता रही हैं कि किसी चीज पर लग जाते हो तो मतलब उसको क्या कहते हाँ, हैं कि ऐसे होता है ना मैम, कभी कभी जैसे खाना बना रही हूँ और कोई दिमाग में सोच चल रही है, तो जैसे मुझे लगता है कि जब तक दूसरा आदमी बोलेगा आके या कुछ मैं डिस्टर्ब होंगी ना किसी चीज से, तो वो जैसे मुझे लगता है मैं नींद से जागी हूँ, फिर उस सोच से निकली हूँ बाहर और मुझे मतलब जैसे दूसरी चीज देखी है मैंने ना, और तब तक मैं जैसे उसी में डूबी हुई थी। अच्छा, एक बात बताओ मैम, अभी आपकी उम्र कितनी है? मैम 40 है। महीना आता है अच्छे से? नहीं मैम, वो भी मुझे जैसे बेटी हुई थी अभी 4 साल की है, तो उसके 2-2.5 साल तक तो भी मतलब नहीं आया। फिर आने लगा, तो जैसे 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर इस तरह आने लगा, फिर बीच बीच में स्पॉटिंग होती थी, पर आजकल 5-6-7 महीनों से मुझे ब्लीडिंग और क्लॉटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो क्या किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया आपने? हाँ जी, कराया है मैम, अल्ट्रासाउंड मैंने चंडीगढ़ में कराया था। अच्छा, तो आप चंडीगढ़ से हैं? नहीं मैम, गई थी मैं और वहां मुझे ब्लीडिंग ज्यादा होने लगी, तो फिर वहीं दिखा लिया था मैंने ना। अच्छा, तो फिर वहां पे डॉक्टर ने उन्होंने बोला कि ऐसा तो नॉर्मल है सब चीज, और फिर उन्होंने एक गोली दी थी खाने के लिए, तो बोला कि जब भी आपको जरूरत हो मतलब ज्यादा होगी तो ये आप दिन में 3 बार खा लेना, पर मैम वो 3 बार नहीं खाती हूँ मैं, जैसे एक पीरियड में 1 या 2 गोली लेती हूँ, तो उससे कंट्रोल हो जाता है। तो उन्होंने अच्छा, बोला था मतलब कि कि वो आपने इसलिए लिया है कि ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए? नहीं मैम, उन्होंने ये बोल के दिया था कि आप ये ले लीजिए, अगर इससे कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर उन्होंने एक टेस्ट बोला था कि अंदर से सफाई टाइप का कुछ टेस्ट करेंगे। पर मैम उन्होंने बोला था कि अगर इससे कंट्रोल हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन मैम वो मतलब जैसे ब्लीडिंग और क्लॉटिंग होती है ज्यादा ना, जैसे हाँ, कभी तीसरे दिन ऐसे नॉर्मल चलता रहेगा, फिर जैसे तीसरे दिन किसी टाइम होने लगेगी, तो 1-1 1.5 घंटा मतलब थोड़ी ज्यादा हो जाएगी क्लॉटिंग और ब्लीडिंग। तो क्या जब क्लॉटिंग ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है तो बहुत दर्द होता है या घबराहट होती है या चक्कर उक्कर भी आते हैं साथ में? नहीं मैम, ऐसा नहीं, पर उल्टी का मन करता है। अच्छा, उल्टी का मन करता है, तो उसके अलावा क्या पेट में दर्द वर्द भी रहता है उस टाइम ज्यादा? नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन मैम ऐसे जैसे पीरियड मुझे स्टार्ट जो होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बुखार हो गया है और बीपी डाउन हो गया है, पहले दिन तो ऐसे लगता है जैसे। नहीं, अभी तो आपकी शक्ल ऐसे बता रही है कि आपका बीपी डाउन रहता ही है, क्या ऐसा है? नहीं मैम, ये 3-4-5 दिनों से जब से पेशाब में जलन और ये सब हुआ है ना, तब मुझे आजकल लग रहा है कि मतलब बिल्कुल ही डाउन, ऐसे आंखों पे भार सा और ऐसे हो गया है मुझे ना। वैसे बीपी आपका ठीक रहता था मैम? बीपी मेरा थोड़ा डाउन रहता है, लेकिन ऐसे ठीक ही चल रहा था। हाँ, नहीं, वो आपका चेहरा बता रहा है, मैं परमानेंट बीपी के आप पेशेंट लग रहे हो इसलिए मैंने बताया। अभी जो आप डाउन लग रहे हो वो दूसरी बात है, ठीक है? नहीं, वो आप तो गैस्ट्रिक ढूंढिएगा। आज थोड़ी ज्यादा बड़ी हुई है, मुझे लग रहा है तब से हो रहा हाँ, है नहीं, ये। अभी जो डाउन हो, अभी जो परेशान हो, वो अलग बात है, बट एक परमानेंट भी होता है ना कि इंसान लो बीपी का ही नहीं पेशेंट मैम, होता है, मतलब उसको उसका लो बीपी उसके लिए नॉर्मल होता है, ठीक है? जब भी मुझे मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बीपी डाउन हो गया है।
और हाँ वो पीछे होगा, देखिए कुछ ना कुछ होगा उल्टा सीधा, चाहे किसी को हाई बीपी लगेगा, चाहे किसी को लो बीपी रहेगा, ये चीज मैं ठीक है। पीछे गर्मियों में तो बहुत ज्यादा डाउन चला गया था मेरा बीपी ना, कि नीचे वाला 80 और ऊपर वाला 60 था। ऊपर वाला अच्छा मुझे 80 एक बात था, नीचे बताइए, वाला 60 था। हम्म। ये जो पीरियड की तकलीफ चल रही है, कितने साल हो गए तकलीफ चलते हुए, कि उसमें क्लॉटिंग हो रही है, वो ये मैम ज्यादा आ रहा- 6-7 महीने हुए। हाँ तो 6-7 महीने हुए तो ये बड़ी गलत चीज है। औरत का महीना अगर ठीक नहीं आता तो औरत के शरीर में तो 10 परेशानियां अपने आप हो जानी है, ठीक है, क्योंकि हाँ एक जी। हर महीने तो उसका कचरा ही निकलना है ना, आपको इतना तो पता ही है। तो क्लॉटिंग हाँ हो जी। रही तो जरूर कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी है जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो रही है कि हाँ नहीं? जी। हाँ जी। तो एक तो पीरियड भी नहीं ठीक है, और नींद ऊद कैसी आती है, वो भी खटके वाली है ना, कि खटका लगा और हाँ टूट गई, हाँ जी और कोई मैम। तकलीफ? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। और दही वही खाते हो? कम खाती हूँ। रात में दही वही खाते हो? नहीं, रात को नहीं खाती। अच्छा, छाछ वगैरह रात को पीते हो? नहीं मैम। ओके। पर और मैम कुछ ऐसा ऐसा हो जो होता आपको है लग रहा हो, जैसे जो आप बताना चाहते हो? जैसे गर्म तासीर वाली जो चीजें होती है ना, वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती हैं। वो मैं पचा ही नहीं अच्छा। पाती हूँ, जैसे उनसे मुझे ज्यादा प्रॉब्लमें होती हैं, ये सब जो बता रही हूँ मैं ना। और मैम जैसे जैसे आयरन और गैस्ट्रिक की गोली तो मैं, मतलब आयरन जो होता है खाने वाला, वो तो मैं पचा ही नहीं पाती हूँ। क्यों, बीच में तो अभी मुझे तक तो मैम आपने सारी अंग्रेजी दवाएं ही तो खाई हैं, आयुर्वेद में तो अभी महीने भर से आए हो ना। हाँ जी। और मैम अनीमिया भी हुआ था मुझे 2 साल पहले, 7 ग्राम खून बचा था। हाँ वो तो आपका फिर चेहरा बता रहा है मैम, ठीक है। अब आप परेशान मत होइए। अच्छा एक बात मुझे, एक दो चीजें और बता दीजिए, पेशाब बार बार तो नहीं जाते हो? नहीं मैम, ज्यादा पानी पीऊंगी तो ज्यादा बार चली जाऊंगी, मतलब जल्दी आ जाएगा। और जैसे हाँ। पानी कम पीऊंगी तो। पेशाब लगकर तो नहीं आता? हाँ जी। पेशाब लगे कि ताकत लगानी पड़ रही है, या नहीं नहीं नहीं। जोर जोर लगाना पड़ रहा है, या पेशाब में महक ज्यादा है, या पेशाब में पीलापन है, या पेशाब सफेद है, या पेशाब में झाग है? नहीं मैम, जैसे पीलापन सुबह सुबह आजकल जैसे हो रहा है कि सुबह पीला होता है, और दिन में जैसे अभी पानी वगैरह पीती रहूंगी तो इस टाइम साफ होता है। फिर मैम जैसे अच्छा। बीच बीच में ना, जैसे पहले मुझे मतलब प्रॉब्लम हो जाती है गैस्ट्रिक की ना, तो किसी किसी दिन होता है, जैसे सुबह के टाइम जैसे मैं पेशाब करने बैठूंगी ना, तो मुझे काफी देर लगेगी, और जैसे रुक रुक के आएगा, और जैसे इस तरह का होगा। तो झाग हाँ तो वगैरह नहीं है। क्रॉनिक यूटीआई एक अंदर पड़ा हुआ है, जो महीना नहीं ठीक है ना, तो उसकी वजह से ये सब सारी चीजें, या ये नहीं ठीक रहेगा तो वो परेशानी होती रहेगी। तो देखो पेशाब में भी तकलीफ। अच्छा और जो मैम लैटरिन आता है एक आपका। चीज हाँ। एक चीज और है, मुझे यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ लेता है। हाँ तो बॉडी मुझे कमजोर है ना, वो आपकी आंखें बता रही है, जब हर चीज को सोचते हो तो हर चीज को बढ़ा भी लेते हो, अब सोचना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जो पॉटी है, लैटरिन है, वो मतलब वेल फॉर्म्ड होती है मतलब, या बिखरी बिखरी से होती है, जैसे हाँ। बनाना शेप मतलब होगी, नहीं नहीं या नहीं, बिखरी वैसे बिखरी नहीं। होती है? बिखरी बिखरी होती है? नहीं, बिखरी बिखरी तो नहीं होती है मैम, होती तो ऐसी इकट्ठी इकट्ठी सी होती है। है? हाँ जी मैम, पर ये होता है कि वो जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे पानी में बैठ जाए वैसी नहीं होती, तैरती रहती है जैसे ना उसमें जैसे। पानी में तैरती रहती है, और चिपचिपापन तो नहीं ऐसे, रहता है? नहीं नहीं, और ऐसा लगता है कि जैसे एक बार आ जाएगी तो उसके बाद मुझे आती भी नहीं है दोबारा। एक बार बैठूंगी, एक बार आएगी तो उसके बाद नहीं आएगी। फिर पेट वो तो साफ नहीं होता है ढंग से। अच्छा दिन भर में मतलब दिन भर में कितनी बार जाते हैं पोटी के लिए? मैम एक ही बार जाती हूँ, पर वो भी आजकल तो इतना डिस्टर्ब हो गया है कि जैसे सुबह उठते आनी चाहिए, सुबह उठते नहीं आएगी, फिर जैसे खाना वगैरह नाश्ता करूंगी उसके 10-11 बजे तक आएगी। या कुछ जैसे किसी पेट साफ करने की चूर्ण वगैरह ले लिया तो उस दिन पेट साफ हो जाएगा, तो 1-2 बार चली जाऊंगी, तब उस दिन अच्छा भी लगता है, जैसे एक्टिव भी रहती हूँ और फील भी ठीक रहता है। हाँ तो एक्चुअल में आपको जो पुरानी इतनी कब्ज रही ना, उसकी वजह से सारी तकलीफें हैं, और कब्ज की तकलीफ की वजह से सारी और भी तकलीफें हो गई हैं, तो धीरे धीरे सॉल्व होगा, इसलिए आप परेशान मत होइए। और आपको मैम दवाएं भी देंगे, साथ में आपका नस से वगैरह, नाभि पूरण वगैरह, ये सब सारी चीजें चलेंगी, और आप अच्छे से करिएगा, ठीक हो हाँ जाएंगे, जी। ठीक है मैम। और अच्छा हाँ एक जी। बात बताइए, ये जब सुसु पॉटी वगैरह आता है तो ऐसा तो नहीं कभी काल को रोकने की आदत रही है, पहले भी रोकने की आदत रही हो, जैसे बाहर हैं, कॉलेज स्कूल में कुछ लोगों की आदत होती है कि नहीं जाते भाई, गंदा बाथरूम है? मैम ऐसा करती हूँ मैं।
कई मतलब बहुत बाहर नहीं, लेकिन गंदे बाथरूम के चक्कर में थोड़ा करती हूँ अवॉइड। क्योंकि वो जो महीने की तकलीफ आई है ना, वो उसकी एक जड़ वहां से भी आई हुई है कि जब चीजें रोकी तो जो नीचे जानी थी तो वो ऊपर जाना शुरू होती है, तो वहां से भी तकलीफें आती हैं। ठीक है, जैसे ये वो चीजें अब नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी। पीरियड की प्रॉब्लम जब मुझे मतलब जैसे बेटी होने के बाद जब दूसरी बार मतलब स्टार्ट हुई, तो बीच में मुझे स्पॉटिंग सी होने लगी थी, जैसे पीरियड आना। हाँ, फिर वो उसके पीरियड बाद में आपको अच्छी खासी तकलीफ है मैम। पहले स्पॉटिंग हुई, अभी वो चीज निकलना चाह रही, फिर दवा लेकर के रोका गया है। मतलब अगर हम दवा लेकर उसको रोक रहे हैं तो भी अंदर तकलीफ तो है ही ना, कि और मान मैम लो हमको मतलब कि अब कम आए। ये जो जिन मैडम ने मेरी डिलीवरी कराई थी, तो उनके पास मैंने दिखाया, जैसे बीच में जब होने लगा पीरियड, फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद, तो उन्होंने बोला कि जब तक आपका बेबी फीड कर रहा है तब तक आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। तो फिर उन्होंने बीच में जैसे हार्मोन की टैबलेट भी दी थी मुझे 3 महीने की खाने को, वो कोर्स भी किया था मैंने। उसके बाद थोड़ा रेगुलर हुआ था। अब देखो मैम, 40 साल के हो ना, ठीक है। हाँ जी। अब अपने आप को 4 साल दे दो, मतलब 4 साल अपने आप को पूरा दो, अपनी दिनचर्या, अपनी सारी चीजों पर मैडम आपको सब बताएंगी, जो जिन आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास मैम के पास आप आए हो, सारी चीजें आपको बताएंगी। और हाँ कम से कम 4 महीने दवाओं के लिए दो, तब जाकर के कहीं ठीक हो ना, क्योंकि ये जड़ें बहुत पुरानी है। कब्ज एक ऐसी चीज होती है कि उसमें जो कचरा जमा हो जाता है वो सारी नसों में बहता है। मतलब वो गलत गंदी चीज जो निकलनी चाहिए थी लैट्रिन के रास्ते, वो नसों में बह रही है और इतने सालों से बह रही है। ठीक है, हमको तकलीफ 4 साल 6 साल पहले से होती, तो हम क्या सोचते कि नहीं 4-6 साल पुरानी बीमारी है। अगर हमको बचपन में भी हमारी चीजों के साथ थोड़ी थोड़ी तकलीफ थी, तो इसका मतलब थी तकलीफ वो वक्त के साथ सिर्फ बढ़ी है। और बहुत परेशानी है, क्योंकि पेशाब को इन्फेक्शन आपको जल्दी होता है। बचपन में ना मुझे मतलब अभी मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मतलब बोलते थे कि मेरी मम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेके जाती रहती थी, क्योंकि मेरे पेट की परेशानी शायद पहले से ही थी। और जैसे हाँ, तो इसीलिए हमने आपको कहा कि मैंने आपको 4 साल वर्ड ऐसा नहीं इस्तेमाल किया है, अपने आप को 4 साल आयुर्वेद को दो। ठीक है, 4 साल में आपका पूरा काया पलट हो जाएगा, पूरा जिंदगी सही से हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि अभी वो ब्लीडिंग रोकने की दवा दी है, फिर भी नहीं कंट्रोल होगा, फिर बच्चेदानी निकालेंगे, वो 4 ऑपरेशन आप एक तरीके से 3-4 ऑपरेशन वैसे ही झेले हो। शरीर की दुर्गति वही हो रखी, क्योंकि एक सिजेरियन भी जिसका होता है वो अच्छी तरीके से जानता है, जहाँ एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है वहां का भी इंसान जानता है। ठीक है, तो जब 3-3 बार इस तरह की तकलीफें हुई हैं, एक बार 7 महीने का बच्चा खराब हुआ है, दादी की डेथ आपके सामने हुई, तो सब सारी चीजों का बहुत स्ट्रेस पड़ा है आपके ऊपर में। होता है ना, कुछ लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कुछ लोग नहीं भूल पाते, और एक आपकी सोचने की अच्छी आदत है, ही परमात्मा ने इंसान को दे रखा है। कुछ लोग कम सोचते हैं, कुछ लोग ज्यादा सोचते हैं। तो अगर हम ज्यादा सोचते हैं तो अधिकतर हम परेशानियों को अपने बढ़ाते ज्यादा है, ठीक कम करते हैं। तो इसलिए अभी आप परेशान मत होइए। ठीक है, हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन पर फोरम पर आप आते रहिएगा, और आपके ट्रीटमेंट में भी क्या चल रहा है, क्या चेंजेस होने हैं, वो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे। ठीक है, बस मैं एक ही चीज आपको कहूंगी, आप विश्वास रखिएगा आयुर्वेद पर और अपने आप पर, और खुश रहिएगा। तो जो आप 4 साल में ठीक होने वाले होंगे, 4 महीने में ठीक हो जाएंगे। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो खुश रहना है, मस्त रहना है, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई चीज है, बस ये सोचकर खुश रहना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि अभी किसी और पेशेंट का भी लेना है, फिर हम आपसे हफ्ते 10 दिन बाद फिर से बात करेंगे। ओके, किसी और डॉक्टर को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए मुझसे। हाँ जी मैम, पूछिए। आपके मुंह में खट्टा पानी आता है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आपके मुंह में खट्टा पानी जैसा आता है, ऐसे लगता है खट्टा पानी जैसा आ रहा है? नहीं नहीं मैम, जैसे अभी जैसे पैंट टॉप लेती हूँ ना मैं, तब नहीं लगता है, और अगर नहीं लूँ तब तो फिर एसिडिटी, गले में जलन और ये सब होता ही है। और मैम जब बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है ना, तो मुझे अपने जबड़ों में जैसे झंझनाहट सी महसूस होने लग जाती है। अच्छा, और जब एसिडिटी होती है आपको मतलब जलन होती है, या फिर ऐसे पानी पानी जैसा, उल्टी जैसा, कैसा लगता है आपको उस वक्त? कभी कभी मैम जैसे उल्टी जैसा भी लगता है, और कभी जलन जैसा भी फील हो, कभी क्या जलन जैसा होता है, एसिडिटी टाइप ना। और जैसे पेट खट्टा पानी जैसा लगना, मुंह में खट्टा पानी जैसा आना, ऐसा? नहीं वैसा नहीं होता है, लेकिन पेट फूलता है मेरा ना, पेट फूल जाता है जैसे। पेट फूलता है और जलन जैसा लगता है गले में वगैरह, है ना? हाँ जी। अपनी जीभ दिखाएंगे आप थोड़ा आराम से, और यस, कोटेड तो आम है। चलिए, आगे क्या लग रहा है? आगे मैम मस्सा है मुझे। अच्छा, नहीं नहीं मैम, मस्सा है, मस्सा। अच्छा, आपके खाने में आलू की सब्जी होती है? क्या आलू चीज की, मैम? आलू होता है खाने में?
कभी कभी बहुत कम खाते हैं आलू। अच्छा, और ये राजमा, छोला, चना वगैरह ये सब? राजमा खा लेती हूँ मैम, South जो छोला होता है ना सफेद वाला छोला, वो मुझे सूट नहीं करता है। उसकी वजह से ना मुझे लैट्रिन में खून आना स्टार्ट हो जाता है अगर मैं खा लूं तो। अच्छा। और मैम आजकल जो जैसे पूनम मैडम ने दी थी मुझे एक दवाई ना, तो शायद पता नहीं उससे हुआ कि कैसे हुआ, तो मुझे ना ब्लीडिंग सी हो रही, मतलब लैट्रिन में ब्लीडिंग होने लगी थी ना एक दिन, अभी अच्छा। परसों हुई थी, फिर जैसे अच्छा। आज भी हुई थी थोड़ी सी ना। अच्छा। तो अच्छा, मैम जैसे पाइल्स का एक मसला जैसे है मेरे इस पे ना, तो उसकी वजह से कब वो से होती है। वो कब मैम से हो जब मेरी पाइल्स? 12-13 साल हो गए, जब मेरी बेटी हुई थी मैम तब से है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ ले मैम से। अगर पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर इनको लीव करा देते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। किसी को नहीं पूछना? नहीं पूछना है तो मैम आप लीव कर लीजिए, फिर हम आपसे बाद में बताएंगे। डॉक्टर पूनम मैम आपका इलाज करेंगी। डॉक्टर वंदना मैम। ठीक है मैम, ठीक है सर। वंदना मैम आप जाइए, फिर हम हाँ जी, आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए शशि मैम, आपको क्या समझ आया बताइए पूनम मैम को। सर एक तो कब्ज की तकलीफ है ही मैम को, और बचपन से है, जो कह रहे थे ना कि उनको बचपन में कभी काल को होता था, तो कब्ज की तकलीफ पहले से थी। जब इनकी शादी हुई है तो उसके बाद वो प्रॉब्लम एग्रीवेट हो गई है और बढ़ गई, जो भी वजह थी। क्योंकि ये देखिए दांत किटकिटाने का मैंने जो कुछ पूछा था, ये इनका टीथ का शेप बता रहा था। तो मैम के साथ में जैसे दादी की डेथ हुआ था तो उसका बहुत ज्यादा मतलब मानसिक आघात बहुत पहुंचा हुआ है। तो ये चीजें जो हुई हैं, और वैसे भी सोचिए 7 मंथ की प्रेगनेंसी किसी लेडी की अगर खराब हो जाती है तो वो भी एक बहुत बड़ा मानसिक अवसाद का कारण होता है। तो मेंटली भी काफी स्ट्रेस्ड रही है। टॉपिक प्रेगनेंसी का भी एक केस झेली है, 2 सिजेरियन है। सिजेरियन के अपने बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। तो इनका सही से कहा जाए तो कब्ज मेन कारण रहा है, जो बचपन से रहा है जितना मुझे समझ में आता है। और सर एक इनके बेगावरोध की भी हिस्ट्री रही है। बेगावरोध की हिस्ट्री ऐसे है कि जैसे हाइजीन को लेकर कॉन्शियस थे, तो बचपन में या अभी भी ऐसा है कि बाथरूम उथरूम गंदा है तो जा नहीं रहे हैं, तो वायु से भी प्रतिलोम गति हुई है। तो जो इनको पीरियड वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो सारी चीजें वहां से भी आई हुई हैं। तो बेगावरोध की हिस्ट्री है, कब्ज की हिस्ट्री है, और बगैर भूख के खाना भी खाते हैं। जैसे मैंने पूछा हुआ था तो कि सुबह दोपहर शाम में इनको अच्छे से भूख नहीं लगी होती, पर ये खाना है तो खाते हैं। और विरुद्ध आहार का भी थोड़ा सा, जैसे नाश्ते के साथ चाय वाला कंसेप्ट है, ग्रीन टी लेते हैं और जो दूध वाली चाय लेते हैं वो इनका नाश्ते के साथ रहता है। तो सर इनका विरुद्धाहार भी है, इनका कब्ज का भी है, मानसिक का भी है, और बहुत ज्यादा सोचती है। तो जब इंसान बहुत ज्यादा सोचता है तो उसे रस धातु अच्छे से दुष्टि होती है। तो रस धातु का वैसे भी दिख रहा है आज की डेट में इनको की मतलब पेल्पिटेशंस वगैरह इस तरह की सारी चीजें होती हैं। दूसरी बात, इन्होंने 10-12 साल से जो ये पेंटा ऑफ डीएसआर, एंटासिड्स और पेंटाप्रोजोल वगैरह जो कुछ भी खाए हैं, तो उनके भी साइड इफेक्ट में हार्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक तो इनके अंदर खुद की कुछ प्रॉब्लम रही, मतलब अपने खुद के हेतु रहे, साथ में जो दवाएं खाई हैं एलोपैथी की, उन सारी दवाओं ने और भी चीजों को, सिस्टम को एलिवेट किया हुआ है। तो तकलीफ तो अच्छे से है पेशेंट को, मतलब कि टाइम लेंगी ये ठीक होने में। ये है सर, तो मेरी तरफ से शशि इनका मैम, हाँ। शशि मैम, इनका जो आपने ये लिया था हिस्ट्री, इसमें इन्होंने सेप्टेड यूट्रस बताया था जो अबॉर्शन हुआ हाँ था जी, इनका। हाँ जी, पर इनकी रिपोर्ट हाँ में तो जी, कुछ हाँ ऐसा जी। दिख ही नहीं रहा, उसमें लिखा हुआ है कि नॉर्मल यूट्रस ना ऐसा सेप्टेड होता है मैम, बहुत सारे लोग था। पढ़ते नहीं है। बहुत सारे लोग को क्या होता है कि कई बार, अब मैं क्या बोलूं, फोरम पर बोलना अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोग, जैसा कल के केस में देखा नहीं था, पेशेंट को डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम ऐसे कल मरने वाले हो तो आयुर्वेद में चले जाओगे तो आज ही मर जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग आयुर्वेद एलोपैथ में जो व्यापार करते हैं ना, मेजोरिटी डॉक्टर्स डर का व्यापार करते हैं। वो पेशेंट को कुछ पढ़ा देते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होंगे, हाईली एजुकेटेड होंगे, बट अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब वो पढ़ते ही नहीं हो, जानना ही नहीं चाहते हैं उसके केस में। जबकि आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट अगर कोई भी इंसान पढ़ता है तो 90% पढ़े लिखे इंसान को समझ में आ जाएगा कि क्या तकलीफ है क्या नहीं है। 10% ये जो नहीं समझेगा, मतलब दुनिया की बकवास इंसान समझ सकता है, अपनी चीजें नहीं समझ सकता है। इंप्रेशंस में अलग से लिखा रहता है। हमारा एक रिपोर्ट थोड़ी है कि जिसको ज्यादा नहीं समझ में आएगा, या ईगो के तक की रिपोर्ट हर इंसान को समझ में आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए इनका जो अभी का दे रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि मेरा सेप्टेड यूट्रस था इसलिए प्रॉब्लम हुई कंसीव कराने में,
तो एलोपैथी में तो ऐसी कोई विधा नहीं कि सेप्टेड यूट्रस को वो ठीक कर लेंगे ऐसे अपने आप से, ठीक है। बट पेशेंट के साथ में तकलीफ ये है कि पेशेंट को जो कुछ भी मानसिक आघात हुए हैं उन सारे मानसिक आघात का उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। क्योंकि मान लो अगर कोई बच्चा छोटा होता है, +2 में ही भी पढ़ रहा हो, अगर उसके सामने किसी की डेथ होती है और खासकर उसकी बाहों में डेथ हो जाए और वो अंदर से मजबूत नहीं हो तो वो अंदर से वैसे ही टूट जाएगा। और फिर सराउंडिंग में भी किसी की डेथ होगी, रोना गाना होता है, जो कि मुझे खुद अपना याद है कि मेरे आसपास हुआ था, किसी ने सुसाइड कर लिया था। तो उस टाइम आई वॉज हार्डली 21 ईयर इसके एज की थी। तो मुझे पता है लोग रात के 3-4 बजे, जो अपने यहाँ इंडियन कल्चर होता है, कोई आएगा तो लोग रोना शुरू करेंगे। तो मुझे खुद तकलीफ होने लगी थी, मैं छोड़कर वहां से चली गई। मैंने कहा नहीं, मैं घर जा रही हूँ, हफ्ते 10 दिन बाद आऊंगी। ये रोना धोना नहीं बर्दाश्त होगा, क्योंकि आप सो रहे हो और रात के 3-4 बजे लोग रोना शुरू करें आपके पड़ोस में। तो आपके घर में केस होगा तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, बहुत फर्क पड़ता है। और कोई मान लीजिए अपने दादा दादी से बहुत अटैच हो तो वहां पर तो और बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये सारे मानसिक आघात के हेतु हैं। और जब मानस दुष्टि होगी वो तो हर जगह से दुष्ट करेगी ना मैम सभी चीजों को। और एसिडिटी की प्रॉब्लम उन्हीं लोग को ज्यादा होती है। और जहां तक रही कॉन्स्टिपेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिपेशन की भी जो वजह होती है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है संग। संग का मतलब है जिस इंसान के अंदर बातें बहुत टिकती हैं, मतलब हर बात को दिल से लगाकर बैठता है, उसको रिजर्व करके बैठता है, उस इंसान को ही कॉन्स्टिपेशन होती है। जो लोग बिंदास होते हैं, आई गई बात करते रहते हैं हमेशा हर बात में, उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो ये सिंपल सा है। आप चाहे तो अपनी सराउंडिंग में भी लोगों को देख सकती हैं, कोई मस्त मौला, मतलब अंदर से भी, बाहर के दिखने का नहीं, अंदर से भी जो इंसान बातें बहुत जल्दी भूलता है उसको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं होगी, या होगी तो बहुत जल्दी रूल आउट हो जाएगी। बट जो इंसान बहुत सेंसिटिव होगा, मतलब हर बात को लगा कर रखेगा सालों से, तो उसको तकलीफ होगी। तो ये जो पेशेंट है इनके साथ में सोचने का बहुत ज्यादा है, रसधातु की दुष्टि का है लक्षण, कब्ज है तो अपने आप में सब कुछ, पीरियड में प्रॉब्लम है ना, उसी पिल्स वगैरह चले हैं, वो पीरियड को रेगुलराइज करने वगैरह चले होंगे। क्योंकि मान लो प्रेगनेंसी के बाद हम मान कर चलते हैं ना, एक बार पीरियड आ गया तो एक बार पीरियड आ जाने के बाद वो फिर रेगुलर रहता है। ये थोड़ी रहता है कि एक बार आने के बाद प्रेगनेंसी के बाद हर 2-2.5 महीने 3 महीने ऐसे आएगा। आप दिमाग में खुद नहीं हो जाएगा कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, एक टेंशन उसका बनता है। तो बहुत सारे हेतु हैं पेशेंट का। पूनम मैम बताएं, पूनम मैम ने क्या क्या चला है, क्योंकि पेशेंट के दिमाग में गंदी सी बात बैठी हुई है कि दवा खाने के बाद से हमको यूटीआई हुआ है। दवा खाने की वजह से यूटीआई नहीं हुआ है, वो चीजें दबी रही होंगी, निकलने लगी होंगी। हाँ जी मैम, प्रणाम मैम। मैम मैंने इनको शुरू किया था स्टार्टिंग आरोग्यवर्धिनी और अभिपतिकर चूर्ण चलाया है मैम। फिर थोड़े दिन बाद ये पंचतिक्त घृत मॉर्निंग आवर्स में चलाया था और उसके साथ दाढ़ी मास तक चलाया था। और अभी रिसेंटली एक्चुअली जिसकी बात कर रहे थे वो नागकेशर चलाया था मैंने इनको, क्योंकि थोड़ा सा ब्लीडिंग का इश्यू था। तो दाढ़ी मैम मास ब्लीडिंग के थोड़ा इश्यू में बंद देखो करके। अभी हुआ था कि एक पेशेंट और है, इसलिए मैंने इनकी प्रॉपरली उतनी हिस्ट्री नहीं ली, बल्कि बाद में मैंने चैट पढ़ा तो पेशेंट शायद चला गया था, इस वजह हाँ से जी मैंने हड़बड़ी करी। अदरवाइज मैं 5-10 मिनट इनसे और पूछती। ब्लीडिंग के केस में हमेशा पूछना चाहिए कि नंबर ऑफ पैड कितना है। जैसे आपने देखा था ना, एक पेशेंट का फोरम पर आया था, वो दिन भर में एक ही पैड बदलती थी, तो वो सोचती थी ब्लीडिंग ज्यादा है। तो आप ब्लीडिंग के साथ हमेशा पूछा करो कितने दिन आता है, एक दिन में कितना पैड बदलते हो, हाँ उसके नहीं बाद मैं जाकर के डिसाइड किया करो कि नंबर ऑफ पैड ज्यादा है कि कम है। पेशेंट के कहने से मत माना करो। जी क्योंकि पेशेंट के क्या होता है, आस पड़ोस वाले बढ़ा दिए। अब हमारे पड़ोस में कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसका हैवी फ्लो उसके लिए नॉर्मल हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका स्कैंटी फ्लो उसके लिए नॉर्मल हो, ऐसा भी तो हो सकता है नहीं, भूख प्यास के हिसाब से। स्कैंटी मतलब बहुत ज्यादा स्कैंटी नहीं, बट कोई लोग का 2 पैड भी नॉर्मल होता है, किसी का 4 पैड भी नॉर्मल होता है। तो वो चीज आप थोड़ा सा पूछा करिए, मतलब उसके बाद में उनको क्या क्या तकलीफ और हो रही है, तो उसके बाद डिसाइड करिएगा, पहली बात है। दूसरी बात, आपने जितनी दवाएं दी इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि पित्त को बहुत बढ़ाएगा। आरोग्यवर्धनी मैम आप किससे दिए थे? दूध के साथ मैम, खाना खाने से पहले। हाँ तो बिल्कुल उसमें भी कहीं से कोई नहीं प्रॉब्लम है। बट अभी इनको अगर लग रहा है यूटीआई है तो आप चाहो तो चंद्र प्रभावटी वगैरह चला दो, गोचुरात गुगुलू है, त्रिफला है, त्रिभंग है, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। बट मेरा एक, मैं आपको सजेशन दूंगी, एक इनका प्रॉपर अल्ट्रासाउंड कराइए, मतलब होल एब्डोमेन भी होना चाहिए, साथ में केयूबी भी कराइए, ठीक है। किडनी यूरिनरी अल्ट्रासाउंड ब्लड मैम और साथ में, करवाया था इन्होंने अभी 5-6 मंथ पहले, तो वो नॉर्मल था, उसमें कुछ ऐसा नहीं वो सच पाया होल नहीं है। एब्डोमेन का है कि बस होल थोड़ा सा होल ही है? होल एब्डोमेन मैम। आप रिपोर्ट देखकर समझ लीजिएगा कि मैम अल्ट्रासाउंड ठीक हुआ है कि नहीं 6 हुआ। मंथ पुराना कहाँ मानेंगे अपन लोग, हम लोग को तो गायनी वाले हैं, हम लोग को तो तुरंत तुरंत चाहिए होता है, हर 15-15 20-20 दिन पे। नहीं आप वो बात करवाइए। मैम अलग है। कई बार क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड सेंटर वाले भी ना बस ऐसे रफली देख लेते हैं, तो पेशेंट की रिपोर्ट देख करके हमें पता चल जाता है कि चैरिटेबल टाइप का अल्ट्रासाउंड हुआ है
कि वाकई जेन्युइन किसी डॉक्टर ने किया है, ठीक है। तो अपनी जब अल्ट्रासाउंड आप लिखते हैं ना, तो उसमें अपनी क्वेरी लिख दिया करो। जैसे मान लो कि आप देख रहे हो पीरियड वाली प्रॉब्लम है, तो आप स्पेशली लिखा करो कि मुझे ये जरूर चाहिए। या देख रहे हो यूटीआई की प्रॉब्लम है, पेशेंट ने कंप्लेन करी कि उसको क्रॉनिक हो जाता है प्रॉब्लम इन्फेक्शन का, तो वहां पर फिर आप मतलब केयू भी लगा दिया करो। उनको बोलो कि आप डॉक्टर को बोल देना कि भाई इतना करना है, इसके चार्जेस अलग से ले लेना आप, क्योंकि वो लोग जी इतना मैम। रफली देखते हैं ना कि बताते नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे एक पेशेंट के साथ हुआ था, पेशेंट रिपोर्ट उन्होंने नॉर्मल भेज दी, पेशेंट को प्रॉब्लम थी, मैंने फोन किया तुरंत जो थे वहां पर, तो मैं क्योंकि पर्सनली उन लोग को जानती थी, तो उनके हस्बैंड ने मेरे से बोला कि मैम आप फिर से भेज दीजिएगा, हम पेशेंट का फिर से करेंगे। तो इसका मतलब आप समझो कि बस रफली वो लोग कर देते हैं, जब तक उनको बहुत कुछ जी मैम। दिखता नहीं है तब तक इधर उधर ही मारते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे को अपनी फाइंडिंग जरूर देखनी चाहिए। तो एक तो इनका अल्ट्रासाउंड कराइए, और इनका पूरा ओके मैम। आरएफटी, एलएफटी, लिपिड प्रोफाइल, सीबीसी, ईएसआर और जी सीआरपी, मैम। रिएक्टिव प्रोटीन, मैम सारा कराओ पेशेंट का, क्योंकि 10 साल ओके खाई है पेंटॉप, तो 10 साल खाने पर हार्ट की प्रॉब्लम होती ही होती है, आप ये समझ कर रखो। वरना ओके क्या मैम। होगा ना, कल को पेशेंट बोले कि अभी जैसे वो बोल रहे हैं ना कि आपने दिया तो यूरिन में जलन होना शुरू हुआ, कल को बोले कि आपने दिया तो मुझे हार्ट में तकलीफ होना शुरू हुई, ठीक है। जी ये मैम। पेशेंट ठीक अवर है। सत्व की है, उसकी आंखें बता रही है ना, बहुत मतलब सोचती है और बहुत ज्यादा वैसी है। तो हाँ जी, 10 हाँ जी, साल से तुमने थिंकिंग एलोपैथ ज्यादा है खाया था मैम तब इनकी। कुछ नहीं किया है, तो अपने सेफर साइड बचने के लिए प्लीज आप ये सारी चीजें करा कर तब पेशेंट को हाथ लगाया करो। ठीक है। ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू। और ट्रीटमेंट तो पाठक सर अच्छे से बताएंगे, सर बताएं या और मैम लोग बताएं प्लीज। हाँ, तो मैम आप इनको मतलब जीवन रचना अनुलोमन इसमें दीपन पाचन अनुलोमन करना चाहिए, और उसके बाद में रस धातु अच्छा हो तो रस, रक्त, मांस, ऐसे धातु पाचक अगर दे, रस पाचक, रक्त पाचक ऐसे दे तो आर्तव अच्छा हो जाएगा। और दीपन पाचन अनुलोमन ये ध्यान में रखिए। क्रॉनिक रहता है पेशेंट तो मतलब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो शोधन कराना बहुत अच्छा रहता है। फिर उसके बाद में रक्त जी का सर, जैसे इनका प्रसादन, नस वगैरह। हाँ, ताप्यादिला और चंद्रकला रस ये बहुत बढ़िया काम करता है। जी सर। सर इसमें अनुलोमन के लिए एक्चुअली इनको मैंने एरंड ब्रिस्ट हरित की भी बोला था, पर बोलते उससे भी मुझे कुछ ऐसे त्रिवित लेहम सेटिस्फैक्टरी। दिया है आपने? जी त्रिवित सर। लेहम देके देखिए फिर क्या होता है। ओके सर। ठीक है, आप करिए मैम दीपन पाचन अनुलोमन, आप डिजाइन करिए कि क्या क्या दे सकते हैं, ग्रुप में भेजिए फिर हम डिस्कस करेंगे आपका क्या ठीक है सही है सर। क्या गलत। ठीक है। ओके सर। और डॉक्टर आदित्य सर कैसे हैं सर? आदित्य सर आज कुछ नहीं बोल रहे हैं, प्यारे डॉक्टर आदित्य सर। गुड इवनिंग सर। सर हाँ ठीक हो सर। सर। वही कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है ना, जैसे बनारस में भी इतना कैंसर हो गया, ऐसा लग रहा है कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है। क्यों सर, क्यों बहुत बढ़ रहा है कैंसर, आपको क्या लगता है क्यों बढ़ रहा है? सर। पॉल्यूशन। सर अभी अभी जैसे हमारे जो साइंस है उसमें तो रिसर्च में इतना ही बताया है कि मतलब बहुत ही पीछे चल रही है, क्योंकि कोई भी चीज प्रूफ करना इतना मुश्किल होता है ना। अभी तो ये भी प्रूफ नहीं कर पाए ढंग से कि स्मोकिंग से कैंसर होता है कि नहीं, अभी तक उस पर डिबेट चल रही है। तो सर मेरा ऐसा समझना है कि जो हम इतनी पॉपुलेशन हो गई है ना, और जो हम खाना खाते हैं हम उसको रिसाइकिल नहीं करते हैं। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट रहता है बेसिकली वो भोजन नहीं रहता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस सब कुछ, और वो हम रिटर्न बैक नहीं करते हैं सॉइल को, जिसके कारण उसकी जगह वो ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट सब में जाता है। तो जैसे आप किसी भी फार्मर से पूछिए कि जहाँ पे गांव वाले लोग सुबह लेटरिन करने आते हैं उस पे पैदावार ज्यादा हो जाती है, उसको ऐसे ढाक देते हैं ना, क्योंकि वो कंटेंट वापस हो जाता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस। अब वही चाइना में भी आजकल ऐसे चल रहा है, तो कि मतलब कुछ जो बड़े फार्मर्स हैं वो जैसे एप्पल या कुछ उगाते हैं, वो स्कूल में बेचते हैं, और इस तरीके से सैनिटेशन का लगा दिया कि जो भी बच्चे लोग घर में, सोसाइटीज में, स्कूल में इनका वेस्ट होता है सबको ले जाके वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उसमें रिटर्न कर देते हैं, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिल जाता है। और दोनों के उनने फोटो इतने दिखाए कि एक बिना नाइट्रोजन फॉस्फोरस के, एक यूरिया के, मतलब एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत अंतर है, पैदावार में एक्सलेशन हो जाता है सर। सर मेरे ख्याल से यही सर, जो अपने जो कंटेंट्स है ना, मिनरल कंटेंट जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस या जो भी एसेंशियल कंटेंट्स है वो कम होते जा रहे हैं सर, कार्बन भी कम ही हो रहा है। वही मेन कारण है सर, ऐसा लग रहा है कि अनस्टेबिलिटी आती है कार्बन स्ट्रक्चर में, जेनेटिक स्ट्रक्चर में।
और रेडिएशन भी तो कितना बढ़ रहा है, मोबाइल का रेडिएशन जो है वो क्या करेगा? हाँ उसको सर, तो बाकी सब तो है ही सर, पोल्यूशन, सारे सारे एलिमेंट्स पोल्यूट हो गए एक्सेप्ट फायर। सारे एलिमेंट्स अगर आप देखिए पोल्यूट हो गए, चारों एलिमेंट्स। अभी वो तो रशिया यूक्रेन में जो लड़ाई हो रहा है उसका दुष्परिणाम बताइए, हमारे जीवन में नहीं पड़ेगा क्या? सब जगह पड़ेगा, जी सब जगह पड़ेगा सर, इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि और फिर आप देखिए ना कि जितने भी हमने बीज मॉडिफाई कर दिए, अब जैसे वीट है, अब आप उसको नेक्स्ट सीजन पे ले आ नहीं सकते, पहले आप उसको पत्तों के साथ रख दिए, नीम के पत्तों के साथ, तो नेक्स्ट सीजन पे उगा सकते थे। अगर आप देखिए गेहूं को पानी में डाले तो 3 घंटे 4 घंटे बदबू मारने लगता है, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। उसी की जगह आप जो नॉन मॉडिफाइड है ना, जो ग्रेन्स, उनको पानी में डाले तो 1 दिन तक वो बदबू नहीं मारते। जब हमारा बेसिक भोजन ही इतना बदल गया है, तो कैसे मतलब बीमारियों का सोल्यूशन क्या करेंगे? मेडिकल साइंस में तो लगता नहीं है, क्योंकि भोजन पे है सोल्यूशन, ऐसा लगता जी। है। अब क्या प्रूफ करेंगे? सर ये पूछना था सर, जैसे जैसे ये औषधियां बनती है सर, जैसे कुछ औषधियां अस्थि धातु, अभी मेरा जो समझ है सर, अस्थि धातु जैसे जमीन पे रहती है और आकाश में रहते हैं उसके तत्व, है ना? हाँ और मज्जा और शुक्र तो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो जैसे जो अस्थि धातु होती है किसी भी जानवर की या जो भी मतलब एनिमल्स की, उसको शोधन करके उसके साथ अगर मिनरल्स मिला, क्योंकि वो अच्छा मैट्रिक्स है, मतलब ह्यूमन का ही मैट्रिक्स है, तो या किसी एनिमल का मैट्रिक्स है, तो उससे कोई औषधियों का सर बताया गया है? जैसे उसमें अगर पुनर्नवा का उसमें कुछ उस दोनों को मिक्स करके कुछ बंद उसमें कुछ करें आयरन के साथ या कॉपर के साथ या इस टाइप से। अभी उतना तो नहीं, मुझे जितना मालूम है हम लोग अस्थि धातु को बढ़ाने के लिए कुकुटांग त्वक भस्म, जो मुर्गे का अंडा का ऊपर का त्वक होता है उसका भस्म बना के वो देते हैं, तो उससे फायदा होता है। उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा रहता है। और जी ऐसे सर। बोले सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। आपने रक्त कम है तो रक्त किसी और प्राणी का पी लिया तो बढ़ेगा। अस्थि धातु कम है तो दूसरे का अस्थि को पीस के और उसको खाने के लिए दिया तो वो बढ़ेगा। जी सर, क्योंकि बाकी वो धातु है ना वो खराब हो जाते हैं, अस्थि धातु को जैसे पृथ्वी के, शायद पृथ्वी के कारण शायद वो थोड़ा बचा रहता है उसके पृथ्वी तत्व के कारण, तो उसका मॉडिफाई करके कर सकते हैं मज्जा औषधि धातु बनाना। अगर कम हो गया तो मज्जा का बस्ती दिया जाता है तो वो बढ़ जाता है। जो जिसकी कमी है वो प्राणियों से लिया जाए और उसका यूज किया जाए तो फायदा होगा। ठीक है, मंदाकिनी मैम, शशि मैम कुछ बोलना चाहती है, बोलिए। हाँ सर, आज मेरे पास एक पेशेंट आया था और उसकी ना पूरी फैमिली मेरे से ट्रीट करा रही है, तो उसे लगा कि उसकी फैमिली को फायदा है, तो वो मेरे पास आया। तो आज उसने मुझे बोला कि मेरे को ना रीनल स्टोन है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने पूछा कितना है कैसा है, तो वो 1 महीने से कह रहा था मेरे को। मैंने कहा आप मतलब रिसेंट का अल्ट्रासाउंड करा के लेकर के आइए। तो सर वो रिसेंट का अल्ट्रासाउंड करा के लेकर के आया। तो सर उसको लेफ्ट किडनी में तो सही थी, और राइट किडनी में सर उसके पेल्विक यूरेटर जंक्शन पे उसको 19.7 mm का था, और साथ में माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस है। और दूसरा जो है लोअर कैलिक्स में 10 mm का है। पर सर प्रॉब्लम क्या है कि उसने मुझे बता दिया कि स्टोन है। मैंने कहा ठीक है। आज जब मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री ली तो उसने बताया कि उसका जो है TCLLEC रीनल डायनेमिक टेस्ट हुआ था, उसमें दिया हुआ था कि उसकी जो राइट किडनी है वो सीवियरली इम्पेयर्ड है और उसमें हाइड्रोनेफ्रोटिक चेंजेस है। और वो जो इसकी जो राइट किडनी है वो 18% ही सही है, और लेफ्ट किडनी 82% सही है। अब उसको सर कंप्लेन क्या थी कि उसको कुछ भी कंप्लेन नहीं थी, वो मेरे से पास बस ऐसे ही आया था। तो हिस्ट्री लेने पे मैंने पूछा कि क्या है प्रॉब्लम, कुछ ऐसा हो? तो बोली कि भूख तो मुझे सही लगती है, लैट्रिन भी मुझे सही होती है, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा फिर भी थोड़ा बहुत गैस तो बनता ही होगा। तो बोला हाँ। तो मैंने पूछा कहाँ बनता है, तो बताया कि एपिगैस्ट्रिक रीजन पे। फिर जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें फैटी लीवर ग्रेड 1 निकला। अब सर उसका मैंने पूछा तो ये आपको डायग्नोस कैसे हुआ कि आपको ये ऐसे है, मतलब तो उसने बोला कि मैं आज से मतलब 3-4 साल पहले मैं दर्द हुआ मेरे काफ मसल्स में, और कफ मसल्स में दर्द हुआ, और वो क्या नस खिंच जाती है, चढ़ जाती है, उस तरह से हुआ। और मैं गया दिखाने के लिए। जब मैंने वहां दिखाया तो उन्होंने मेरा टेस्ट वगैरह कराया तो उसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। जब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था तो मैंने वहां पे दवा वगैरह लेना चालू किया। फिर उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए तो मुझे ये निकला। फिर मेरे को ऑपरेशन के लिए बोल दिया। फिर मैं ऑपरेशन करवाने के लिए एम्स का है शायद वो। तो बोला कि आपकी ना किडनी खराब हो चुकी है और हम आपका ना ये कर नहीं पाएंगे, ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे।
तो मैंने कहा आपको सर, उसको कोई भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला कोई भी लक्षण ही नहीं था, बिल्कुल एकदम हट्टा कट्टा बंदा और खूब अच्छे से कपाल भाती और सारे प्राणायाम कर रहा था। ना तो कहीं कोई सूजन थी, ना तो मैं कहीं ये कहूँ कि कोई भी प्रॉब्लम थी, बस सिर्फ उसको एपिगैस्ट्रिक पेन था। एक उसकी बात थी कि वो मतलब कि अभी वो बंदा जो है 46 साल का है, उसको साल भर में एक बार बेड वेटिंग की आदत है। मतलब वो रात में सोता है ना, तो उसको लगता है कि कहीं खड़ा है और उसको साल भर में एक आध बार उसको टॉयलेट हो जाती है। बाकी उसको टोटली दिन में 2-3 बार ही टॉयलेट होती है, ऐसे कोई ज्यादा भी नहीं होती है। और वातज पित्तज प्रकृति का पर्सन था। भाई देखने से तो वो कफस था, मतलब गोरा सुंदर सा था, लेकिन प्रिडोमिनेंसी क्योंकि ठंडक बहुत ज्यादा थी, पतला दुबला सा था, पूरी नसें दिख रही थी, तो वातज प्रकृति का था। और बाकी सर जो उसने है हेतु थे उसके, मतलब मैंने जो उसका हेतु निकाला तो मैंने देखा कि वो मीठा नमकीन खट्टा सब एक बार में ही मतलब बहुत अच्छे से खाता था, और उसका कोई ऐसा वो नहीं था कि मतलब ये इसके बीच में इतना गैप देना है। नॉन वेज वगैरह भी खाता था, ड्रिंक्स वगैरह भी करता था। हाँ, उसकी यूरिन में एक प्रॉब्लम है, उसकी यूरिन जो है वो क्लाउडी कलर की आती है और बदबूदार आती है सुबह की पहली यूरिन। फिर पानी वगैरह पीता है तो फिर ठीक हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं होता। तो सर मुझे ये चश्मा भी है उसके सर। हाँ, तो सर मुझे ये पूछना है कि अब इसने मुझे मतलब बोला कि मेरा रीनल कैलकुलस ठीक करना है, पर सर अगर मैं रीनल कैलकुलस ठीक करने के लिए अगर कोई दवाइयां देती हूँ, तो कहीं वो रुक्ष गुण करके फिर से ना वो मतलब कहीं किडनी में कोई प्रॉब्लम करे। आप रुक्ष दवाइयां ही क्यों देंगी? आप अवपीड़क स्नेह के साथ दीजिए ना, जो भी दवाइयां देंगी अवपीड़क स्नेह दीजिए। 25 ml खाने के पहले, 25 ml खाने के बाद घी दीजिए, और उसके बाद में पाषाण भेद, बद्राश्म चूर्ण, हजरलियोद्भस्म, कनकासव, ये सब दीजिए। रुक्षता क्यों लाना है? ऐसा होगा ही नहीं नहीं। सर, मैं वरुण कषाय के लिए सोच रही थी सर। जो भी देंगी तो आप जो अपीडक स्नेह देंगी तो किडनी को तो फायदा ही होगा। सर ये अपीड़क स्नेह में सर क्या वरुण का कुछ ऐसा करके दे सकते हैं क्या? दीजिए ना, वरुणाधिकृत दे दीजिए। वरुणाधिकृत सर मिलता है या फिर मुझे बनाना पड़ेगा? महाराष्ट्र में तो मिलता है, वहां पे मुझे नहीं मालूम, यहाँ पता नहीं। ठीक है सर, तो सर फिर मैं क्या करूं? मतलब मैंने तो उसको बोला, मैंने कहा ऐसा किडनी तो मैं मतलब स्टोन तो मैं क्लियर कर दूंगी, लेकिन सर मुझे यही डाउट है कि कहीं क्लियर करेंगे और किडनी भी करेंगी। आप तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए तो अच्छा हो जाएगा। सर वो बस्ती मैं कहाँ से दूंगी सर? मैं तो अकेली हूँ यहाँ पे, मैं जेंट्स को तो वैसे भी नहीं दिखाऊंगी सर, मेरे पास कुछ है भी नहीं है। मैं बस ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। मैं देती हूँ पेशेंट को, मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं खुद ही बस्ती देती हूँ, आप दिया करो। आप दे सकते हो, मैं नहीं दे सकती भाई। मेरा तो एक क्लिनिक है, उसमें मुझे मेरे घर वाले में कोई अलाउ भी नहीं करेगा मैम, मैं से बस्ती मैम मैं तो सिखा दीजिए ना, कोई असिस्टेंट रख के सिखा दीजिए किसी को, कोई मेल को। ठीक है, या अपने किसी अटेंडेंट को रख लो। हाँ नहीं मैम, मेरे इतने पेशेंट हैं ही नहीं कि मैं अटेंडेंट को रखूं मैम। मतलब आप समझ रहे हो ना, मेरा कोई इतना पेशेंट नहीं आता है, मेरे सारे ऐसे आते हैं, और इतना ज्यादा मेरा चलता नहीं है कि मतलब अब आगे बढ़ेगा तब सोचूंगी मैं कुछ मैम ऐसा। चलो उसके फैमिली मेंबर को सिखा दो मैम, किसी को। अच्छा, फैमिली मेंबर को। तो हाँ। सर तिक्तक क्षीर बस्ती में क्या मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स चेंज करने पड़ेंगे, या जो है वही डालने हैं? वही है, वही डालिए, वो ठीक हो जाएंगे। रक्तपाचक, मेदोपाचक दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। अभी वो यंग है तो उनको कुछ नहीं हो रहा है, जब वो बूढ़े होने लगेंगे ना तो उनको किडनी का बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं सर, मैं तो इसलिए सोची ना कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं देने लगूं और बाद में फिर वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। आज तो मैंने उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है आपको कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा? नहीं सर, कॉन्फिडेंस है, लेकिन बात ये है ना कि अभी कैसे वो मरीज कह रही थी कि मैडम का, जबकि ऐसी कोई दवाई भी नहीं थी कि उनको उल्टी और मुचली होने लगी है ना सर। और जिसके यहाँ हम तो दूसरे के यहाँ काम करते हैं ना सर, इस वजह से ऐसा बोल रही मैं। आप उनको बोले मैं ट्रीटमेंट दूंगी, अगर आपको विश्वास है तो लीजिए, नहीं है तो नहीं। और दूसरा बात कि आपको खुद का ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं दूंगी तो कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा। तो ऐसे तो हम इलाज ही नहीं करेंगे कि मैं इलाज करूंगा कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। मेरे पापा का डिब्रिजमेंट के नाम पे काट दिए थे, और बोले गैंग्रीन हो जाएगा, पूरा पैर काटना पड़ेगा, एम्पुटेट करना पड़ेगा। मैं लेके आया, फिर मैं ऐसे सोचता कि मैं करूंगा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फिर मैं ठीक ही नहीं कर पाता। ऐसे थोड़ी ना होता है। खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम करेंगे तो सही कर रहे हैं। तो अभी सर इनको तिक्तक क्षीर बस्ती और अभी पहले मैंने उनसे शिफावटी चलाई है सर इनको। आप उनसे पूछिए कि अभी आप यंग है, आपका किडनी तो काम कर रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे डैमेज होते जाएगा, तो आप करवाना चाहते हैं तो हम करेंगे, अगर नहीं करवाएंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा बोलिए पहले। वो अगर हाँ बोलेंगे और आप यहाँ डिस्कस कर रही हैं तो हम आपके साथ में ना, फिर आप क्यों घबरा रही हैं?
ठीक है सर। सर मैंने इनको चंद्रप्रभा बड़ी चलाई है शिलाजितु के अकॉर्डिंग, ताकि उसको थोड़ी सी किडनी को बल्य मिल जाए। तो सर और क्या चला सही सकती है हूँ ना, मैं? सही है। आप वो अवपीडकने के साथ अश्मरी को भी दूर करने का दीजिए। जैसे कि क्या देंगी, त्रिविक्रम रस है, अश्मरी हर चूर्ण है, हजरल भस्म है। हजरल यहूद भस्म है, हाँ, गोक्षलादि कुबलू है। हाँ अभी तो मैंने पुनर्नवा वगैरह दिया है, क्योंकि दिन में 1 ही 2 बार टॉयलेट हो रही है, रात में होती नहीं है, बेड वेटिंग की आदत है, तो मैंने कहा थोड़ा सा ये खाइए, थोड़ा सा टॉयलेट खुल के होए। फिर मैंने कहा बाकी बाद में बताती हूँ। ठीक है सर, फिर मैं बताती हूँ आपको। जी। थैंक यू सर फॉर गिविंग और मी। आप खुद ही ऐसे डर के बोलोगे मैं करूंगी कुछ बढ़ जाएगा तो फिर क्या, वो तो आपका कॉन्फिडेंस ही कम है, तो आप क्या इलाज करें? नहीं सर, सही बात है सर। जो खूनी इंसान है, मर्डर करने वाला है, वो ये सोचता है कि मैं मर्डर कर रहा हूँ, बाद में उसको क्या होगा। तो वैसे हम तो चिकित्सा कर रहे हैं ना, हम अच्छा ही कर रहे हैं। नहीं जो सर, मर्डर मैंने ऐसा कभी सर ऐसे मैं एक नेगेटिव चीज बता रहा हाइड्रोनेफ्रोटिक हूँ। वाले सर मैंने ना कभी ऐसा नहीं किया है। तो सर सोचना पड़ता है सर 10 बारी, एक बार जो ऐसा मर्डर करता है वो ऐसा सोचता है कि मैंने अगर चाकू पेट में डाला तो बाद में कहाँ कहाँ ब्लीडिंग होगा, कहाँ कहाँ ये होगा। जो वो नहीं होगा वो कर देता है। वैसे आप ट्रीटमेंट करिए और आपको रिजल्ट आएगा ना। आयुर्वेद की दवाइयाँ बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, अच्छे रिजल्ट है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ, शशि मैम कुछ बोलना चाहती है, बोलिए। हाँ जी सर, वो मैं डॉक्टर जो शशि मैम। पूछ रहे थे ना, आदित्य सर की शुक्र के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसे, और मतलब अस्थि धातु का ही सिर्फ पृथ्वी का है। तो शुक्र के लिए एक बहुत बढ़िया सा उपाय होता है कि अगर गाय की सेवा की जाती है तो शुक्र मतलब हमारी हीलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हर इंसान ये काम कर सकता है, और हमारे इसीलिए शायद सनातन धर्म में गाय की सेवा करने का इतना महत्व बताया गया था। अच्छा जी। जी मैम सर। आज सर एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, कोई बड़ी चीज हाँ नहीं है, जरूर बस वो जरूर भोजन का और आसवम, जैसे आसवम का कंसेप्ट थोड़ा सा भोजन में लगाया मैंने। कि जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, जो भी आजकल लौकी कद्दू ये सब लाते हैं, ये तो कोई इसमें इतनी दम तो रहती नहीं, उसको पका के और न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। कच्चा खा नहीं सकते क्योंकि वो पच नहीं पाता है, अग्नि इतनी तेज है नहीं अंदर। तो सर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा अजवाइन जीरे के पानी में डाल के, थोड़ा सैंधव डाल के, फूल गोभी को और तुरई को काट दिया, उसका छिलका मिलका नहीं हटाया, क्योंकि उसका छिलका हम पचा नहीं पाते, भले ही कड़वा रहता है, लेकिन थोड़ा सा आप उसको कुछ करें ना, थोड़ा डाइजेस्टेबल और फिर खा ले। तो मैंने उसको एक दिन फूल गोभी को काट के और ये तुरई को काट के बिना छिलका हटाए धुलने के बाद पानी के अंदर अजवाइन जीरा सैंधव के साथ रख दिया। फिर उसको निकाला। तो क्या अजवाइन और जीरा पानी को सड़ने से बचाता है। ये कुछ आसवम में जैसे यूज करते हैं, अक्सर चीजों में यूज करते हैं, और पानी में तो पानी के जो कीटाणु बदल देता है जिस भी कारण से, उसकी जो अग्नियां रहती, जो भी पाचन की प्रक्रिया रहती है। जैसे हमारे पेट में ग्रंथियों में भी यही तो होता है, वो चीजें पड़ी रहती है, वो पचती, अलग अलग जीवाणु उगते हैं। तो ये बाहर किया, जिससे जो मैं पचा नहीं पाऊंगा पेट के अंदर, थोड़ा बाहर पच जाए। उसके बाद उसको स्टीम कर दिया, मतलब एक भगोने में पानी भर के उसके ऊपर एक छन्नी रख दी बड़ी वाली, उसमें सारी सब्जियां रख दी, जैसे थोड़ा स्लेश आ जाए, उसको ढक दिया ऊपर बर्तन से, जैसे कढ़ाई से ढक दिया उल्टा। तो फिर वो स्टीम हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो ऐसी दाल पानी में डाली थी, और थोड़ा सा दही दही था, फिर उसको श्लेष कर दिया, मतलब वो थोड़ा दही में मिला के, क्योंकि दो अजवाइन की थोड़ी वो ज्यादा स्ट्रांग रहता है, तो दही उसको थोड़ा कम करता है। इतना डाइजेस्टेबल हो गया ना सर, पूरी तुरई छिलके के साथ मैं खा गया सर, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब नींद नींद भी नहीं आ रही। बस छोटा सा एग्जांपल से, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग जो भोजन में जो जो स्ट्रांग चीजें हैं, जो हार्ड चीजें हैं, जिसमें लौह तत्व बोलो, या जिसमें मतलब ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं जो जो स्ट्रेंथ देते हैं पौधों को, तो वो हम उसको आग से या उसको निकाल देते हैं या जला देते हैं, अग्नि ज्यादा उसको पूरा ओवर पचा देती है और न्यूट्रिएंट्स खत्म। तो उस तरीके से मैं आज मैंने भोजन किया, तो थोड़ा अंदर कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि हाँ, हम लोग जैसे वेजिटेरियन जो होते हैं जानवर, वो थोड़े तगड़े रहते हैं एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। जैसे हमारी अग्नि उतनी अच्छी नहीं, लेकिन थोड़ा शरीर को शायद, मतलब अगर ऐसा खाना खाऊं तो हो सकता है कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट है। बस ऐसी एग्जाम्पल शेयर किया सर, खाना पकाना। जी बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं यहाँ पर। हाँ सर, 2 मिनट और लूंगा मैं आपके। सर हाँ अभी सर। आपने बोला कि ये जो समय चल रहा है इसमें कैंसर के पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, और जहां देखो कैंसर का पेशेंट बड़ा कॉमन हो गया है आजकल, सुनने में आया कि इनको कैंसर हो गया, उनको कैंसर हो गया। तो मैं कि जितने भी लोग अभी यहाँ पे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप खुद भी अप्लाई करें, और अपने मतलब दोस्त हैं आपके रिश्तेदार, उनको भी बताएं
कि ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है कि जहाँ त्रिफला चूर्ण और आरोग्य वर्धिनी बट्टी जिस घर में रहती हैं वहां कभी कैंसर नहीं आता। तो आप खुद अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, आपका आरोग्य वर्धिनी बट्टी करीबन 3 महीने लें और त्रिफला चूर्ण आप रात की रात लें, तो बोला गया कि वहां पर कैंसर नहीं आता। और मैं ये चीज मैं करीबन 10 साल से ये चीज अपना अप्लाई कर रहा हूँ, खुद करता हूँ, मेरे जो रिश्तेदार हैं उनको बताता हूँ, अपने पेशेंटों को बताता हूँ, और इसके बहुत सारे बेनिफिट मुझे मिले। तो ये सब चीजें आप लोग भी करें। जी सर। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने सर। जी सर, ये मसाले में अगर आंवला, हरड़, बहेरा अलग अलग हटके पीस के हम डाल देना तो वो बढ़िया काम करता है। जी सर, मैं अभी यहाँ के मसालों का यूज कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सर मैं इस पेशेंट को विरेचन से शुरू कराऊं क्या? कराइए। वमन तो नहीं देना ना? वमन अभी सीजन तो नहीं है, अनुकूल होने के लिए वसंत ऋतु चाहिए। मतलब देना पड़ेगा ये क्या केवल विरेचन भी काम करवा ले? वमन देखिए, किडनी स्टोन का क्या सिग्निफिकेंस है वो मुझे बताइए। हाँ मैंने आपका सुना था सर एक बार, वो कौन से आप उसका कर रहे थे ना, हजूर यहूद भस्म का, कि आपने बहुत सारे वमन कराए थे और किसी का किडनी स्टोन निकल भी गया था। हाँ वो तो निकल गया था। हाँ। लेकिन वमन में इसलिए बोली ना सर कि क्योंकि उसको फैटी लीवर ग्रेड 1 है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। आप करवा सकती हैं। अभी तो नहीं, अभी तो विरेचन से शुरू कराते हैं, फिर देखते हैं बाद में। है ठीक है। ठीक है। अभी टाइम हो गया है ना, तो हम सेशन बंद कर दें क्योंकि टाइम हो गया। तो हम अब कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।